हेलो गुड मॉर्निंग मेरी प्यारे स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग शुरुआत करने वाले अपने नए सेशन की, यानी 2025 और 26 के नए सेशन की हम लोग शुरुआत करने वाले हैं, जहां पर हम लोग करने वाले हैं अपने एनसीईआरटी बुक के हर एक लाइन से जो भी नोट्स तैयार किया गया है उससे हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। यानी कि ये सेशन तुम्हारे लिए बेस्ट होने वाला है। यहां पर हम लोग नोट्स के द्वारा हर एक चैप्टर को पढ़ेंगे और बहुत अच्छे समझेंगे। जो बच्चे कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे उन्होंने भी डिमांड किया था कि सर नोट्स से थोड़ा पढ़ाइए, तो नोट्स से भी मैं पढ़ा दे रहा हूं। हालांकि एनसीईआरटी आप जरूर पढ़िए, एनसीईआरटी बहुत ही महत्वपूर्ण है जैसे आप सभी को पता है। तो चलो हम लोग अपना सबसे पहला चैप्टर शुरू करते हैं, क्लास 9 विज्ञान का अध्याय 1, जो की है हमारे आसपास के पदार्थ। जी हां, यहां पर ये जो चैप्टर है इसमें हम लोग अपने आसपास के पदार्थों के बारे में पढ़ेंगे। यहां पर हम लोग पदार्थ क्या होता है इसके बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के गुणों के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ेंगे, पदार्थ के अवस्था परिवर्तन के बारे में पढ़ेंगे और बहुत सारे क्वेश्चन आंसर हम लोग करने वाले हैं। तो भाई बहुत बेहतरीन वीडियो होने वाला है। यदि आपको और भी वीडियोस के लिंक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से वीडियो कोर्स भी आप ले सकते हो और साथ ही साथ नोट्स भी आप ले सकते हो। तो डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कर लेना। तो चलो हम लोग देखते हैं क्या क्या बातें बताई गई हैं भाई। तो हमारे आसपास, ये जब हम आसपास देखते हैं तो हम जब अपने आसपास देखते हैं तो बहुत सारे चीजों को देखते हैं। जैसे यहाँ स्विच बोर्ड है, आईना है, कैमरा है, टेबल है, कुर्सी है, कंप्यूटर है, फिर यहाँ पर बल्ब है। तो इन सब को यदि पूछा जाए कि भाई इन शब्द को एक शब्द में तुम कहना चाहो कि ये सब क्या हैं, तो तुम क्या इनको बोलना चाहोगे? तो तुम बोलोगे सामान है, कुछ बच्चे बोलेंगे ये कुछ चीजें हैं, ठीक है, ये सब बोलोगे। लेकिन भाई विज्ञान की भाषा में आज के बाद इनका नाम तुम्हें बोलना है पदार्थ। यानी आसपास ये जो चीजें हम देख रहे हैं, जिन चीजों को अनुभव कर रहे हैं, उन्हें हम किस नाम से पुकारेंगे? पदार्थ के नाम से। और मैं अब तुरंत बता रहा हूं कि पदार्थ क्या होता है, किन किन चीजों को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं, किन को नहीं कह सकते हैं, क्या सभी चीजें यहां पर जो है उन सबको पदार्थ कहेंगे? तो बस हम लोग एकदम तुरंत देखने वाले हैं। तो हम अपने आसपास चारों ओर विभिन्न प्रकार के आकार, आकृति एवं बनावट के चीजों को देखते हैं। देखते हो ना? बिल्कुल देखते हैं। वैज्ञानिक ने इसे पदार्थ का नाम दिया है, जैसे हवा, भोजन, पत्थर, बादल, सारे पौधे, पशु, पानी, रेत के कण, ये सभी क्या है? पदार्थ हैं। यहां पर देखोगे सबसे पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे एग्जाम में पूछा जाएगा, यहीं से पूछा जाता है कि भाई निम्न में से कौन पदार्थ है और कौन पदार्थ नहीं है। तो वहीं पे तुम्हें पदार्थ का परिभाषा से इन्हें पकड़ना होगा कि किसे हम पदार्थ कहें, किसे हम पदार्थ नहीं कहें। ठीक है, तो बस वहीं पे आ गए हैं हम लोग और हम लोग यहां पर पढ़ने वाले हैं कि पदार्थ क्या है, यानी पदार्थ की परिभाषा। जब तुम पदार्थ की परिभाषा समझ जाओगे तो तुम जरूर समझ जाओगे कि कौन सा चीज पदार्थ है और कौन सा चीज पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ वह है जो स्थान घेरता है तथा जिसमें द्रव्यमान होता है। समझ में आ रहा है? यानी कि कोई भी चीज, दुनिया का कोई भी चीज, उसे हम पदार्थ कहेंगे। कब कहेंगे? जब उसमें आयतन होगा और उसमें द्रव्यमान होगा। दो चीज होना चाहिए। अब आयतन का क्या मतलब है कि वह कितना स्थान घेरता है। जैसे कोई भी चीज रखो, जैसे मैंने ये पेन यहां रख दिया तो ये इतना स्थान को यहां पर घेर रहा है, इसका मतलब इसमें कुछ ना कुछ आयतन है। फिर यहां पर ये तुम्हारा देख सकते हो एक बॉटल है, बॉटल मैंने रख दिया तो जहां पर मैंने बॉटल रखा है उतना स्थान तो ये घेर रहा है, तो उसे इसका आयतन कहेंगे। समझ में आ रहा है? यानी कि अब अगल बगल वो सारी चीजें देखो जिसमें दो चीज तुम्हें देखने को मिले। एक मिले आयतन, यानी कि वो स्थान घेरता है, और दूसरा द्रव्यमान, उसका कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए। द्रव्यमान का मतलब क्या है? उसमें कुछ ना कुछ वजन होना चाहिए।
तो यदि ये दो चीजें हैं तो हम उसे पदार्थ कहेंगे, और ये दो चीजें उसमें नहीं हैं तो हम उसे पदार्थ नहीं कहेंगे। तो भाई यहीं से आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई पदार्थ की परिभाषा क्या है। तो वे सभी चीजें, क्या लिखना है, वे सभी चीजें जिसमें आयतन और द्रव्यमान दोनों होता है उसे हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। समझ में आ गया, याद रखना, आयतन द्रव्यमान, आयतन द्रव्यमान, आयतन भी समझा दिया, द्रव्यमान भी समझा दिया। चलो, तो अब बात आती है कि सर ये जो आपने नाम यहां बताया, हवा, भोजन, पत्थर, बादल, सारे पौधे, पशु, पानी, रेत, क्या इसमें आयतन होता है? तो यस, इसमें आयतन होता है। जो हवा है उसमें भी क्या है, आयतन। जैसे तुम एक गुब्बारा लो, गुब्बारा को तुम जब फुलाओगे तो देखोगे कि गुब्बारा में क्या भर गया, क्या भरा भाई, हवा भरा, और वह गुब्बारे को क्या कर देता है, बड़ा कर देता है। इसका मतलब हवा में क्या है, आयतन है। इसी प्रकार से टायर है, उसमें हवा भरो तो तुम देखोगे टायर फूल जाएगा, यानी कि हवा में क्या है, आयतन है। इसी के साथ उसका द्रव्यमान भी है। यदि हवा को तौलना चाहते हो तो ट्यूब में क्या करो, हवा भर दो और उसको तौल लो, देखो उसका वजन भी है। इस प्रकार से हवा क्या हो गया, एक पदार्थ हो गया। ये वायु क्या है, हवा, इसी को बोल रहे, वह क्या है, पदार्थ है। समझ में आ रहा है? अब बात करते हैं कि सर ये तो हो गया, कुछ ऐसे चीजों के नाम बताएं जो कि पदार्थ नहीं है। तो अब सुनो, जो पदार्थ नहीं है उसको हम लोगों को समझना है। जैसे किसी से प्रेम करना, किसी से घृणा करना, किसी से नफरत करना, ठीक है, ये सब पदार्थ नहीं है। प्रेम, घृणा, नफरत, ये सब पदार्थ हम लोग नहीं कहते हैं। अब एक और खास चीज एग्जाम में आता है, जैसे सुगंध का अनुभूति। यदि कोई चीज का सुगंध हम ले रहे हैं, उसको अनुभव कर रहे हैं मस्तिष्क के द्वारा, तो वह पदार्थ नहीं है। सुगंध की जो अनुभूति होती है वह भी पदार्थ नहीं है। लेकिन अगरबत्ती का जो सुगंध है, अगरबत्ती जलाया तो अगरबत्ती में धुआं निकला और उसी के साथ उसमें वह खुशबू भी निकल रहा है। जैसे सिंपल सा समझ लो, स्प्रे हम लोग करते हैं, ठीक है, परफ्यूम, तो परफ्यूम में जो सुगंध होता है वह कैसे आ रहा है, उसके कणों से आ रहा है। तब वहां जो कण है, वो जो सुगंधित कण है वो पदार्थ है। सुगंधित कण क्या है, वो पदार्थ है। लेकिन जो हम लोग अनुभव कर रहे हैं मस्तिष्क में उस गंध को, वो पदार्थ नहीं है। तो ये भी एक सबसे मतलब कंफ्यूजिंग वही सुगंध वाला होता है। अब चलो, अब ये समझ गए हम लोग। अब यहां पर जैसे नोट्स ये है, तो नोट्स में अब द्रव्यमान क्या है ये क्लियर किया गया है। तो द्रव्यमान क्या है, किसी वस्तु में उपस्थित द्रव्य की संपूर्ण परिमाण को उसका द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान को मात्रा भी हम लोग कहते हैं। समझ में आ रहा है? आयतन क्या है, आयतन भी तुम लोग जान लो। आयतन क्या है, किसी पदार्थ द्वारा घेरे हुए स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ठीक है, आगे हम लोग जैसे एनसीईआरटी का सारा बात पढ़ रहे हैं, तो एनसीईआरटी में ही आयतन के बारे में काफी चीजें बताया गया है। अब एनसीईआरटी में तुम्हारा मात्रक के बारे में बहुत सारा चीज है जिसे हम लोगों को पढ़ना है। जैसे यहां एक मैं बता दे रहा हूं, उसके बाद मात्रक की हम लोग परिभाषा और मात्रक क्या होता है वो देखते हैं। तो आयतन का एसआई मात्रक क्या है, यानी कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड हम लोग देखते हैं मात्रक, वह क्या है? तो आंसर है एसआई पद्धति में आयतन का मात्रक घन मीटर यानी मीटर क्यूब होता है। ये सब एनसीईआरटी का लाइंस है, वहां से क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। लेकिन आयतन का मात्रक बड़ा होने के कारण आम तौर पर कुछ छोटे मात्रकों का उपयोग किया जाता है। अतः आम तौर पर जो आयतन को मापने के लिए सेंटीमीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब मात्रकों का उपयोग किया जाता है। ये सब कहाँ लिखा है? एनसीईआरटी का है। अब देखो, 1 लीटर कितना होता है? 1000 ml, ठीक है, और 1000 सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है? 1 dm क्यूब। तो इसको हम लोग को क्या करना है? याद कर लेना है, क्योंकि ये भी एनसीईआरटी का तुम्हारा दिया हुआ है। अब आते हैं सीधे मात्रक पर। अब एक नया चीज है, देखो अभी हम लोग शुरुआत करें कक्षा 9 की, एकदम फ्रेश क्लास यहां से ही शुरू हो रहा है तुम्हारा। तो सबसे पहला जो चीज सीखना है वह है मात्रक।
तो मात्रक जो चीज है वह फिजिक्स में हम लोग को पढ़ना है, ठीक है, और साथ ही साथ केमिस्ट्री में भी उसका उपयोग है। तब मात्रक क्या होता है, यहां देख सकते हो मात्रक यहां पर दिखाया गया है। देखो क्या है, तो किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए, पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए हमें जिस चीज की आवश्यकता होती है उसे हम क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। अब जैसे तुम समझ लो, तुम जाओगे दुकान जाओगे, ठीक है, दुकान जाओगे और तुम्हें चीनी खरीदना है, तो तुम चीनी खरीदने के लिए दुकान को बोलोगे, दुकानदार को बोलोगे कि मुझे एक चीनी चाहिए। तो क्या तुम बोलोगे कि एक चीनी चाहिए तो दुकानदार तुम्हें चीनी दे पाएगा? नहीं दे पाएगा। फिर दुकानदार तुमसे पूछेगा कि अरे बाबू क्या चाहिए तुम्हें, तो तुम बोलोगे मुझे 5 चीनी चाहिए। अब वो कंफ्यूज हो जाएगा, ये कहना क्या चाहता है, 5 चीनी क्या होता है, एक चीनी क्या होता है। इसका मतलब वहां पर हमें मात्रक बताना पड़ता है। हम बोलेंगे 1 केजी चीनी, तब वो दुकानदार फिर बात को समझ जाएगा। यानी यहां जो केजी हम लोगों ने वर्ड यूज किया वही क्या है, मात्रक है। अब इस प्रकार से इसे किलोग्राम कहते हैं या ग्राम हो गया, ये सब क्या हो गया, मात्रक हो गया। वैसे ही तुमसे यदि कोई पूछता है कि तुम्हारा घर विद्यालय से कितना दूर है, तो तुम बोलोगे कि 5 दूर है, 10 दूर है। तो बोलेगा ये 10 क्या होता है भाई, कितना दूर है? तो तुम बोलोगे अरे मेरा घर 10 दूर है। तो क्या ये क्लियर हो पा रहा है कि कितना दूरी है? नहीं। तो वहीं पर फिर हम लोग मात्रक यूज करेंगे। हम बोल सकते हैं कि मेरा घर 10 मीटर की दूरी पर है या 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो ये जो किलोमीटर है, मीटर है, ये सब क्या हो गया, मात्रक हो गया। तो किसी भी भौतिक राशि को, अब भौतिक राशि क्या हो गया, जैसे तापमान हो गया, लंबाई हो गया, संहति यानी कि द्रव्यमान हो गया, भार, आयतन, घनत्व, दाब, ये सब क्या है। बस इतना ही नहीं, इसके अलावा भी बहुत सारी भौतिक राशियां होती हैं जो कि आगे हम लोग फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं। उन सभी का मात्रक होता है, विशेष मात्रक होता है, जिसे हम लोगों को समझना है। तो यहां पर अभी मैं तुम्हें कुछ मात्रक को पढ़ा रहा हूं जो कि दिया हुआ है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा, एसआई सिस्टम के द्वारा जो मात्रक है, अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के द्वारा जो मात्रक है, जो कि हर जगह मान्य है, उसको हम लोग पढ़ने वाले हैं। जो कि कहां पर दिया गया है, हमारे एनसीईआरटी बुक चैप्टर नंबर 1 के लास्ट में दिया गया। ये देखो लास्ट में दिया, एनसीईआरटी का है, तो इसको हमें याद कर लेना है। जैसे जैसे बोलेगा तापमान का तुम्हें एसआई यूनिट बोलना है, एसआई, ठीक है, यानी कि स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम के द्वारा अंतरराष्ट्रीय जो पद्धति है मात्रक की, उसके द्वारा जो इसका मात्रक है वह क्या है, केल्विन है, ठीक है। और इसको हम लोग के से दिखाते हैं, यानी इसका कुछ प्रतीक भी होता है। इसी प्रकार से लंबाई का एसआई मात्रक क्या हो गया, मीटर, इसको एम से दिखाएंगे, छोटे एम से दिखाएंगे। अब ध्यान से देखना, इसको स्मॉल एम से दिखा रहे हैं तो कभी बड़ा एम लिख दोगे तो ये गलत हो जाएगा, ये सब बात ध्यान देना है। इसी प्रकार से जो द्रव्यमान है उसका मात्रक केजी हो गया। इसके बाद भार है। अब ये देखो, ये जो दिख रहा है आगे वाला, ये सब फिजिक्स में हम लोग को आगे पढ़ना है। फिजिक्स में देखेंगे बहुत सारा चीज हम लोगों को पढ़ना है, बहुत मात्रक पढ़ना है, वहां पर दिया हुआ है, लेकिन ये पहले चैप्टर में है इसलिए मैं तुम्हें यहां पर दिखा दे रहा हूं। तो जो भार है उसका मात्रक क्या हो गया, न्यूटन हो गया। जो बल है उसका मात्रक भी न्यूटन है, उसको एन से दिखाते हैं। आयतन का मात्रक घन मीटर, मीटर क्यूब से दिखाते हैं। घनत्व किलोग्राम प्रति घन मीटर, केजी मीटर, केजी प्रति मीटर क्यूब से दिखाते हैं, ठीक है। दाब है पास्कल, पास्कल को पीए से दिखाते हैं। तो इसको केजी प्रति मीटर क्यूब ऐसे भी लिख सकते हैं। तो दोनों तरह से इसको दिखाते हैं। जब मैं फिजिक्स पढ़ाऊंगा तो और अच्छे से इसको समझाऊंगा। तो ये हो गया मात्रक जो कि तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, समझ में आ गया। अब आगे हम लोग पदार्थ के बारे में और डिटेल पढ़ेंगे और एनसीईआरटी में कुछ चीजों को लिखा गया है उसको देखते हैं। तो आगे जब हम लोग बढ़ेंगे, पदार्थ के बारे में पढ़ेंगे, तो हम देखेंगे कि प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने द्रव्य यानी पदार्थ, अब देखो द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ,
और द्रव मतलब होता है पदार्थ की अवस्था, ठोस, द्रव और गैस। तो ये द्रव और द्रव्य दोनों में काफी अंतर है, इसमें कंफ्यूज कभी मत करना। ये है लिक्विड स्टेट और ये है मैटर। तो लिक्विड स्टेट और मैटर में बहुत अंतर है। तो प्राचीन भारतीय दार्शनिकों ने पदार्थ को पंच तत्वों अर्थात 5 भागों में बांटा था। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल तथा आकाश, इसमें उसको बांटा था। इनके अनुसार पृथ्वी के सारे पदार्थ इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने हैं। ये एनसीईआरटी का लाइन है, इसी में बताया गया है। आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकृत किया है, जो हम लोगों को पढ़ना है। अब आधुनिक वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 2 प्रकार से वर्गीकरण किया है। एक तो उसकी भौतिक गुणधर्म के आधार पर, जिसके आधार पर पदार्थ को अलग अलग भागों में बांटते हैं। मुख्य प्रकार से पदार्थ की 3 भाग हैं, और जो पुराना एनसीईआरटी, या फिर ऐसे कहें कि ऐसे हम लोग 5 भागों में भी बांट करके पढ़ते हैं, लेकिन मुख्य 3 हम लोगों को हर एक बुक में पढ़ना होता है। उसका डिटेल कौन कौन है? ठोस, द्रव और गैस। इसी के साथ तुम्हारा प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। तो ये 5 भाग यहां पर हम लोग को पढ़ना होता है, जिसमें मुख्य रूप से 3 ही पढ़ाया जाता है, ठोस, द्रव और गैस। तो यदि तुमसे कोई पूछे कि पदार्थ की कितनी अवस्थाएं हैं, तो तुम 5 बता सकते हो, लेकिन हमारे बुक में डिटेल कितना पढ़ना होता है? 3 का नाम पढ़ना होता है। तो जो हमारा चैप्टर 1 है, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें हम लोग को यही पढ़ना है। भौतिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को ठोस, द्रव और गैस में जो विभाजित किया है, उसी को पढ़ना है। जबकि रासायनिक गुणधर्म के आधार पर पदार्थों को और अलग अलग भागों में बांटते हैं, जैसे शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ, या फिर बोलेंगे शुद्ध पदार्थ और मिश्रण। शुद्ध पदार्थ में तत्व, यौगिक, फिर मिश्रण, यानी कि पदार्थ को हम लोग रासायनिक गुण के आधार पर भी वर्गीकृत करेंगे। अगले चैप्टर में, 2nd चैप्टर में उसको हम लोगों को पढ़ना है। चलो हम लोग एकदम आगे बढ़ते हैं और आते हैं पदार्थ का भौतिक स्वरूप। यदि हम एक पदार्थ की बात करें, जैसे मैं भी क्या हूं? एक पदार्थ। ये भी क्या है? एक पदार्थ। ये भी क्या है? एक पदार्थ। हवा भी क्या है? एक पदार्थ। कुर्सी क्या है? पदार्थ। ये सब चीज यहां पर पदार्थ हैं। अब तुमसे कभी कोई पूछ दे कि प्रकाश क्या है, क्या ये प्रकाश पदार्थ है, तो इसका तुम आंसर कहाँ खोज सकते हो? क्लास 10th में जो मैंने पढ़ा है वहां पर बताया है कि क्या प्रकाश को हम लोग पदार्थ कह सकते हैं या नहीं कह सकते। तो वहां जाकर के तुम पढ़ना, ये थोड़ा सस्पेंस हो जाएगा यहां पर, ठीक है ना। तो पदार्थ का भौतिक स्वरूप हम लोग यहां पर पढ़ेंगे। तो हम लोग देखेंगे सभी पदार्थ अति सूक्ष्म कणों से बने होते हैं। यह कण इतने सूक्ष्म होते हैं कि इन्हें हम नंगी आंखों से नहीं देख सकते। अब बात करते हैं कि भाई कोई भी पदार्थ कैसे बना होता है। तो हम इसका उत्तर ऐसे देखते हैं कि कोई भी पदार्थ जो है वह अत्यंत छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। चलो तो यहां पर मैं इसको दिखाता हूं। जैसे यहां देख सकते हो, यहां पर द्रव को दिखाया गया है, द्रव। तो यहां पर द्रव जब देखोगे तो देखोगे कि ये छोटा छोटा लाल लाल यहां पर दिख रहा है। तो भाई ये जो है यह छोटे छोटे कणों को दिखाया जा रहा है। इसी के बाद यहां ठोस, द्रव और गैस तीनों को मैंने दिखाया है। अब तुम ध्यान से देखोगे तो ये जो ठोस दिख रहा है वो नीला नीला, यहां तो तुम्हें बड़ा बड़ा दिखाया जा रहा है ना जूम करके, लेकिन इतना बड़ा थोड़ी होता है। बोला जा रहा है ये कोई भी पदार्थ इतने छोटे छोटे कणों से बनता है जिसे हम लोग देख नहीं पाते। तुम बोलोगे सर ये तो मैं देख रहा हूं। अरे भाई तुम्हें समझाने के लिए यहां बड़ा बड़ा बनाया गया है। पदार्थ के कण इतने बड़े बड़े नहीं होते, पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। तो कम से कम तुम्हें यह तो दिख रहा है कि ये जो पदार्थ है वह किस चीज से बना है? कणों से मिलकर के बना है। और हम बोलते हैं ये कण क्या होते हैं? अत्यंत सूक्ष्म होते हैं। जैसे देखो अब यहां पदार्थ मैं दिखा रहा हूं, जैसे ये बर्फ है, और फिर ये बर्फ और ये पानी है और ये वाष्प है। तो ये तीनों पदार्थ हैं, और तीनों को देखोगे तो ये छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने हैं। किससे बने हैं बच्चा लोग? तो ये जो पदार्थ है वह छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है।
तुमसे कभी पूछे कि भाई बताओ कि पदार्थ किससे बना है, तो तुम उत्तर देना छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना होता है। अब इसको समझाने के लिए यहां पर एक प्रयोग किया गया है। प्रयोग क्या किया गया है, यहां पर देखना, ये पानी लिया गया है 100 ml और उसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला गया है। तुम्हारे पास पोटेशियम परमैंगनेट नहीं है तो नील भी डाल सकते हो हल्का सा। तो जब इसमें पोटेशियम परमैंगनेट डाला जाएगा तो ये हल्का बैंगनी रंग का हो जाएगा। हल्का नहीं मतलब ज्यादा डालोगे तो काफी अच्छा बैंगनी रंग का देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? तो ये पूरा का पूरा पानी रंगीन हो जाएगा, पूरा का पूरा पानी बैंगनी रंग का हो जाएगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा लिया था, देखो ये छोटा सा टुकड़ा तुमने लिया था, इतना छोटा सा ठोस है वो, जैसे ही पानी में डाला पूरा घुल मिल गया और पूरा इसको रंगीन बना दिया। इसका मतलब क्या है कि ये जरूर छोटे छोटे कणों से मिलकर के बना था, तभी तो ये पूरे को क्या कर देता है, रंगीन बना देता है। अब हम लोग थोड़ा सा इस प्रयोग को आगे बढ़ाएंगे और इसमें से 10 ml लेंगे और बाकी पानी लेंगे, सादा पानी, उसमें अब डाल देंगे। तब देखेंगे कि यार ये इसको भी रंगीन कर देता है, भले वो हल्का रंग हो लेकिन इसको भी रंगीन कर देता है। फिर इसका 10 ml लेंगे और नॉर्मल पानी में डाल देंगे, देखेंगे उसको भी हल्का रंगीन कर देता है। और ये प्रोसेस कई बार दोहराएंगे तो हर एक बार देखेंगे कि पानी रंगीन हो जा रहा है। हालांकि ये पहले से काफी हल्का रंगीन होगा ना, हल्का रंगीन। तो इस प्रकार से हम पता करते हैं कि भाई ये जो कण है वह क्या है, अति सूक्ष्म कणों से, मतलब ये जो पदार्थ है वह अति सूक्ष्म कणों से बना होता है। ये हम यहां पर निकाल सकते हैं, मतलब ये अपना हम लोग कंक्लूजन निकाल सकते हैं। यह बताता है कि पदार्थ के कण बहुत ही छोटे होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि हम उनकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तो यहां से दो बात सामने आया। पहला मैंने बता दिया कि पदार्थ किससे बने होते हैं, क्वेश्चन बताओ आंसर, किससे बने होते हैं, तो तुम्हें बोलना है पदार्थ कणों से मिलकर के बने होते हैं। दूसरा तुमसे बोलेगा कि पदार्थ के कण कैसे होते हैं, तो आंसर है अति सूक्ष्म होते हैं। क्या होते हैं? अति सूक्ष्म होते हैं, अति सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे होते हैं कि इन्हें हम अपने आंखों से नहीं देख पाते, कल्पना भी नहीं कर सकते। तो ये बात यहां तक समझ गए पदार्थ के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे पदार्थ के क्या क्या गुण होते हैं। तो ये क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है कि पदार्थ के अभिलाक्षणिक गुणों को लिखे, ऐसा क्वेश्चन आएगा कि यदि मेरे पास कोई पदार्थ है तो उसके कौन कौन से गुण होते हैं ये लिखना है। तो आंसर है पदार्थ के 3 अभिलाक्षणिक गुण होते हैं। कितने गुण होते हैं? 3। देखो सबसे पहला क्या है, सबसे पहला गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है, पहला गुण। दूसरा गुण क्या है, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। तीसरा गुण क्या है कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। ये 3 गुण को तुमको क्या करना है, याद कर लेना है। कौन कौन सा गुण हो गया, ऐसे मान लो क्वेश्चन पूछेगा कि पदार्थ के 3 गुणों को लिखें या पदार्थ के कौन कौन से गुण होते हैं, तब ये तीनों पॉइंट तुम्हें लिखना होगा। बोलो सबसे पहला क्या पॉइंट है, पदार्थ के कणों के बीच खाली स्थान होता है। अब चलो हम लोग देखते हैं यहां वीडियो में। तो वीडियो में यदि हम लोग देखें तो तुम देख सकते हो, ये देखना यहां पर ये 3 पदार्थ को लिया गया है, या बोले पदार्थ की 3 अवस्थाओं को लिया गया है। तो यहां यदि ध्यान से देखो तो इसे हम क्या बोलते हैं, सॉलिड बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसे, सॉलिड यानी ठोस। तो ठोस में देखोगे कि जो कण हैं उनके बीच बहुत कम खाली स्थान होता है। द्रव में देखेंगे तो तुम खुद ही देख सकते हो इसके कणों के बीच कुछ खाली स्थान होता है, लेकिन गैस में देखोगे तो इसके बीच खाली स्थान बहुत ज्यादा होता है। इस प्रकार से हम लोगों ने पाया कि जो पदार्थ होते हैं वह किससे बने हैं, कणों से बने हैं, और कणों के बीच खाली स्थान होता है। तो सबसे कम खाली स्थान कहां होगा, ठोस में। अभी ठोस, द्रव और गैस 3 अवस्था हम लोग पढ़ने वाले हैं।
तो ठोस में सबसे कम खाली स्थान होगा, फिर द्रव में खाली स्थान होगा उसके बाद, और सबसे ज्यादा खाली स्थान किसमें होगा? गैस में। तुम देख सकते हो यहां पर, जैसे कि यहां दिखाया गया है गैस को, तो देखो गैस के बीच खाली स्थान ज्यादा। यहां भी देखना, यहां गैस भरा हुआ है तो देखो कितना ज्यादा खाली स्थान है। द्रव में कणों के बीच खाली स्थान कम होता है, और ठोस में कणों के बीच खाली स्थान बहुत ज्यादा। तो ये एक क्वेश्चन तुम्हारा एग्जाम के लिए बन जाता है कि ठोस, द्रव एवं गैस को उसके कणों के बीच के खाली स्थान के आधार पर सजाए, तो ऐसे तुम यहां पर क्या कर सकते हो? उसे सजा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया, तुम ऐसे कर सकते हो। चलो और भी दिखा देता हूं। यहां भी देखो ये ठोस है, तो देख सकते हो ठोस के बीच जो खाली स्थान है वो बहुत कम होता है। जैसे ये मेरे जो हाथ में वो ठोस है, तो यदि हम लोग कणों की जांच करें तो इसके कणों के बीच काफी कम खाली स्थान होगा। द्रव को देख लो, थोड़ा सा खाली स्थान ज्यादा दिख रहा है। अब जबकि गैस दिखा रहा हूं तो देखो गैस के बीच में खाली स्थान क्या है? बहुत ही ज्यादा होता है। चलो, तो इस तरीके से ये हम लोगों ने समझ लिया पहला। अब बात करता है, क्वेश्चन तुम्हारा आता है, क्या आता है कि पदार्थ के कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसे किस नाम से जानते हैं? ये क्वेश्चन आता है तुम्हारा। तो अभी हम लोगों ने देखा जो पदार्थ के बीच के कण है उसके बीच के खाली स्थान को हम लोग एक स्पेशल नाम से जानते हैं, इसे बोलते हैं अंतर आणविक स्थान, यानी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। इसका नाम क्या होता है? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, यानी कि जो कण है उसके बीच का खाली स्थान। अब देखते हैं, अब उदाहरण से भी एक क्वेश्चन आता है तुम्हारा कि अब इसको उदाहरण से एक समझाइए। देखो क्या उदाहरण है। उदाहरण ये इस प्रकार से है, ध्यान से देखना, बहुत आसान सा है। बात सीधा सा है कि यहां पर हमारे पास देखो क्या होता है, ये देखना, यहां मैं दिखा दे रहा हूं, देखो क्या होता है। हमारे पास मान लो कि इस प्रकार से यहां पर इतना जल भरा हुआ है, और एक गिलास जल भरा हुआ, मान लो एक गिलास से जल भरा हुआ है। यहां पर हम लोगों ने उसको मार्क कर दिया कि भाई यहां तक हमारा जल भरा हुआ है। अब क्या होगा, इस जल में हम लोग क्या करते हैं? थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। ये मार्क किया हुआ है। अब इसमें क्या करते हैं? थोड़ा सा नमक डाल देते हैं। थोड़ा सा डालना, ऐसा नहीं कि आधा किलो नमक डाल देंगे, और इसको फिर घुमाते हैं। तो तुम देखोगे कि थोड़ा सा नमक डालने के बाद भी ये जो लेवल था ये ऊपर नहीं उठा। अरे वाह, क्या बात है, ये ऊपर क्यों नहीं उठा? तो जो हम लोगों ने नमक डाला वो कहां चला गया? ऐसे तुम्हारे दिमाग में प्रश्न आएगा। तो इसका आंसर ये है कि जैसे मान लो ये पानी का बूंद था, ये सब कण था, पानी का कण है। पानी भी किससे मिला है? कणों से मिल करके बना है। तो जब हम इसमें नमक या चीनी थोड़ा सा डालते हैं तो क्या होता है? इसका जो खाली स्थान है उसमें नमक क्या होता है? ये देखो, ये उसमें समावेशित हो जाता है। तो जो जल के कणों के बीच खाली स्थान था उसी में नमक के कण समाहित हो जाते हैं। इस कारण से इस जल का स्तर ऊपर की ओर नहीं बढ़ता है। समझ में आ गया बात? तो इससे क्या प्रमाणित होता है? इससे यह प्रमाणित होता है कि जरूर जो पानी का कण है उसके बीच में खाली स्थान था। यह बात प्रूफ होता है। ठीक है, यही यहां पर वर्णन भी मैंने करके बताया। तो यह भी एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में तुमसे पूछा जा सकता है कि क्या होगा जब एक गिलास पानी में हम लोग थोड़ा सा नमक डालें, तो क्या पानी का स्तर बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा? तो आंसर है नहीं बढ़ेगा। तो फिर क्वेश्चन आएगा, तो वो नमक कहां गया? तो हम बोलेंगे पानी के कणों के बीच जो खाली स्थान था उसमें वो नमक समाहित हो गया। समझ में आ गया? इस प्रकार से हमारा आंसर हो जाएगा। चलो, तो हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रॉपर्टी की ओर। तो अब हम देखें कि जो पदार्थों के कण हैं वे निरंतर गति करते रहते हैं। तो चलो हम लोग इसको वीडियो के थ्रू देख लेते हैं, क्या सही में पदार्थों के कण निरंतर गति करते रहते हैं? तो यहां तुम देख सकते हो वीडियो में जैसे दिखाया गया है, ये है द्रव और ये क्या है? गैस। तो तुम साफ साफ देख पा रहे होगे कि जो गैस है उसमें पदार्थों के कण क्या है? बहुत ज्यादा गति कर रहे हैं।
जबकि द्रव में ये जो कण है गति इनमें कम होती है, और ये जो ठोस के कण होते हैं वो फिक्स होते हैं, यानी कि इसमें गति क्या होती है, नगण्य होती है। यहां देख सकते हो एक लिक्विड को दिखाया गया है, लिक्विड यानी द्रव में यहां देख सकते हो कणों की गति इस प्रकार से यहां क्लियर देखा जा सकता है। तो जो ठोस होते हैं उसमें कणों की गति नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। द्रव में कणों की गति ज्यादा होती है, और गैस में तो तुम खुद देख सकते हो कैसे कणों की गति को देखा जा सकता है। इस प्रकार से ये बातें यहां पर बताई गई हैं। यहां देखो क्या क्या और बात करना है। तो जो पदार्थ के कण हैं निरंतर गति करते रहते हैं, जिनके कारण उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तो पदार्थ के कण क्या करते हैं, गति करते हैं, और इसी कारण से उसमें एक ऊर्जा होती है जिसे हम क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा। अब भाई गतिज ऊर्जा क्या है, तो किसी पदार्थ में गति के कारण जो ऊर्जा होती है, या फिर किसी वस्तु में गति के कारण जो ऊर्जा होती है उसे उसका गतिज ऊर्जा कहते हैं। तो ये कार्य तथा ऊर्जा चैप्टर में और डिटेल में मैं पढ़ाऊंगा। ताप बढ़ने पर उसके कण की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, यह भी हमें याद रखना है कि जैसे जैसे ताप बढ़ाया जाएगा कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे तुम यहां अब चित्र में देख सकते हो, चित्र में ठोस, द्रव और गैस को दिखाया गया है। तो यदि हम लोग यहां पर क्या करें, यहां पर यदि हम लोग क्या करें, सॉलिड है, सॉलिड को यदि हम लोग यहां पर क्या करेंगे, इसको गर्म करेंगे मान लो, ठीक है। चलो दूसरा पेन से मैं करता हूं। मान लो यहां सॉलिड है, तो सॉलिड को गर्म करेंगे। जैसे मान लो बर्फ है तुम्हारे पास, तो अब हम लोग यदि बर्फ को गर्म करेंगे तो क्या होगा, बर्फ को गर्म करने पर तो बर्फ के जो कण है उनकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाएगी, और वह जो है फिर द्रव अवस्था में आ जाएगा, यानी बर्फ से वो पानी हो जाएगा। ये देखो यहां पर पानी देखने को मिल सकता है। अब इस पानी को हम गर्म करेंगे तो क्या होगा, तो पानी को यदि हम लोग गर्म करेंगे तो गर्म करने पर इसमें इसकी ऊर्जा और बढ़ जाएगी। यही बात लिखा हुआ है कि ताप बढ़ने पर गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है, किसकी, कणों की। तो यहां ताप जैसे ही और हमने बढ़ाया, इन कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाएगी, और ये फिर गैस बन जाएगा। यहां देखो गैस बन गया। तो इस प्रकार से आगे मैं पढ़ाऊंगा कि ताप में परिवर्तन करके हम लोग ठोस से द्रव और द्रव से गैस में इसको बदल सकते हैं। कैसे, ताप के प्रभाव से, मतलब ताप यदि हम लोग बदलते जाएंगे तो यहां पर अवस्था परिवर्तन भी देखने को मिलेगा। तो यहां देख सकते हो कैसे यहां गैस को दिखाया गया है, और गैस के जो कण है वह सबसे ज्यादा गतिशील होते हैं, जैसे मैंने बताया। अब जो नेक्स्ट हम लोगों को पढ़ना है वह तीसरा गुण क्या है, कि पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ठीक है। तो पदार्थ के कण जिस बल से एक दूसरे को खींचते हैं उसे अंतर आणविक बल बोलते हैं हम लोग, ठीक है। तो पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। जो पदार्थ के कण है उनके जो कण है उनके बीच क्या करता है, एक बल कार्य करता है जो एक दूसरे को खींचता है। इस बल को अंतराण्विक आकर्षण बल यानी इंट्रामोलिकुलर अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं, ठीक है। अब देखो, इस बल के कारण पदार्थ के कण एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। विभिन्न पदार्थों में यह बल अलग अलग होगा। अब विभिन्न पदार्थ की अवस्था की बात कर रहा है यहाँ, तो यहां हम लोग देख सकते हैं। तो ये तो मैंने बता दिया ठोस है, ये क्या है बच्चा लोग, द्रव है, और ये क्या है, गैस है, जैसा तुम देख सकते हो। तो ये जो अंतराण्विक बल हम लोग बोल रहे हैं ठोस में सबसे ज्यादा होता है, यानी ठोस में जो कण हैं वे एक दूसरे को बहुत मजबूती से खींच करके रखते हैं, जबकि द्रव में उससे यह बल कम होता है, और गैस में ये अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। तो ये सीक्वेंस हम लोग याद कर सकते हैं कि यदि इन तीनों की बात करें तो सबसे ज्यादा बल किस में कार्य करेगा, तो ठोस में, उससे कम द्रव में, और उससे कम गैस में। इस प्रकार से इसका एक सीक्वेंस भी हम लोग यहां पर तैयार कर सकते हैं। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। चलो
अब हम बात करते हैं, अपना एक नया टॉपिक आता है और ये है विसरण। विसरण मुख्य रूप से हमें बायोलॉजी में पढ़ना है, लेकिन यहाँ भी थोड़ा सा उसको पढ़ाया गया है। अब बोलता है भाई विसरण क्या है, तो विसरण क्या बोलता है, इसका परिभाषा कि दो अलग अलग पदार्थों के कणों का एक दूसरे के साथ अपने आप स्वतः मिलना विसरण कहलाता है। अब दो अलग अलग पदार्थ, जैसे कि एक उदाहरण बताया जा रहा है, देखो यहाँ पर, जैसे मान लो यहां पर क्या है, यहां पर पानी था, पानी में हम लोग थोड़ा सा नील डाल देंगे, हल्का सा नील डाल देंगे या रंग डाल देंगे, तो देखोगे कि धीरे धीरे ये जो रंग है पूरे पानी में घुल मिल जाता है। इसको हम लोग क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। विसरण का एक और उदाहरण देख सकते हो, जैसे देखना ये हवा है, यहाँ तो हवा है, तो हवा एक पदार्थ हो गया। अब यहां पर देखोगे, अब अगरबत्ती को जलाया जाए तो इसका धुआं है, ये दूसरा पदार्थ हो गया। यहां देखना, यहां पर देखो ये अगरबत्ती है, ये दूसरा पदार्थ हो गया। तो यहां देखोगे कि ये दोनों अब एक दूसरे से क्या हो रहे, देखो घुल मिल रहे, स्वतः घुल मिल जाएंगे। तो अगरबत्ती का जो धुआं है, ठीक है, अगरबत्ती का जो धुआं है या इसका स्मेल जो कहेंगे, कि इससे धुएं से जो गंध निकल रहा है, ठीक है, वह पूरा जगह अपने आप क्या हो जाएगा, फैल जाएगा, स्वतः ही मिल जाएगा। इसे हम क्या कहेंगे, विसरण कहेंगे। तो यहां अगरबत्ती का जो ये गंध निकल रहा है, ये जो कण निकल रहे हैं, क्या वह पदार्थ है, तो आंसर है यस, वो पदार्थ है। ये जो कण निकल रहा है, इसका तो जो गंध का पार्टिकल्स निकल रहा है, वह क्या है, पदार्थ है। समझ गए। तो ये अगरबत्ती का धुआं और ये हवा दोनों आपस में घुल मिल रहे हैं, तो ये किस चीज का उदाहरण हो गया, विसरण का उदाहरण हो गया। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि विसरण में यही होगा कि दो पदार्थ एक दूसरे से स्वतः ही जब मिल जाएंगे तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, विसरण कहते हैं। तो इसे मैं बुझा दे रहा हूं। अब चलो, अब मैं कुछ और बात यहां पर तुम्हें बताता हूं, जरा समझो इसको, जो मैं चीज बताऊंगा, ठीक है। एक सेकेंड, यहां चलो। तो अब ये विसरण तुम समझ गए। अब विसरण का बहुत सारा उदाहरण और हो सकता है, जैसे पानी है, उसमें नमक या चीनी डाल देंगे और उसको हम लोग घुलाएंगे, तो वह भी किसका उदाहरण हो जाएगा, विसरण का उदाहरण हो जाएगा। अब ध्यान देना, अब तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, विसरण जो है उसका दर कैसे बढ़ता है, तो हम बोलेंगे ताप में बढ़ने, यदि हम लोग ताप को बढ़ाएंगे तो वहां विसरण का दर क्या होता है, ज्यादा होता है, यानी जल्दी ज्यादा वो घुल मिल जाता है। जैसे पानी लेंगे, उसमें चीनी डालेंगे, फिर उसको घुलाएंगे, तो तुम देखोगे थोड़ा टाइम लेगा, लेकिन यदि हम उसको गर्म कर दें तो क्या होगा, जैसे ही गर्म करेंगे वो बहुत जल्दी घुलना मिलना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब है कि यदि ताप का प्रभाव होगा तो विसरण का दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये समझ गए। इसी पर प्रश्न आता है कि जब हमारे घर में भोजन पक रहा होता है और तुम कहीं दूसरे रूम में रहते हो, तो तुम्हारे तक भोजन का गंध कैसे आता है, जल्दी से बता दो। तो आंसर है विसरण के द्वारा हमारे तक गंध आता है जब भोजन पक रहा होता है। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उस समय वो गर्म होता है और गर्म रहने पर उसका जो गंध है उसमें ज्यादा विसरण का दर होता है, जिससे वह हमारे तक पहुंच पाता है। और यही भोजन यदि ठंडा होगा तो विसरण का दर क्या होगा, कम होगा। तो यहां देखो लिखा हुआ है, पदार्थ को गर्म करने पर विसरण की दर बढ़ती है या घटती है, ये क्वेश्चन तुमसे पूछ सकता है। तो आंसर है विसरण की दर बढ़ जाती है, यानी जल्दी जल्दी विसरण फिर वहां पर होना शुरू हो जाएगा, यानी उसका दर बढ़ जाएगा। अब देखो विसरण से संबंधित कुछ मुख्य बिंदु, ये सारे नोट्स हैं, ये सारे नोट्स एनसीईआरटी के बनाए गए हैं। यदि तुम नोट्स लेना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें लिंक मिल जाएगा, वहां से एकदम फट से तुम नोट्स ले सकते हो और उसे रिवाइज कर सकते हो, खुद उसमें कुछ पॉइंट ऐड कर सकते हो, पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, एकदम रेडीमेड है, ठीक है। तो विसरण का से संबंधित कुछ और मुख्य बिंदु यहां पर दिया गया है। द्रव में ठोस, द्रव में गैस और द्रव में द्रव का विसरण संभव है। इसका उदाहरण भी हम लोगों ने पढ़ लिया, जैसे पानी में चीनी, पानी में CO2 मिला हुआ है या ऑक्सीजन मिला हुआ है, तो उसे कहेंगे द्रव में गैस।
और भी गैस मिल सकते हैं। और द्रव में द्रव, जैसे पानी और नील का मिलना द्रव में द्रव का उदाहरण है। तो ये कुछ उदाहरण है जिसे तुम समझ सकते हो। चलो तो नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं, क्या बोलता है। ठोस का विसरण द्रव में संभव है और द्रव का भी विसरण द्रव में संभव है। ये एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया तुम्हें समझ में आ गया होगा। वातावरण की गैस विसरित होकर जल में घुल जाती है, जैसे ऑक्सीजन तथा CO2 का जल में घुला होना, जिसके कारण जलीय जंतु तथा पौधे उसका प्रयोग कर पाते हैं। देखो ये सारे पॉइंट्स एनसीईआरटी के हैं। यहां पर तुमसे क्वेश्चन पूछेगा कि जो जल में घुले हुए जो जलीय जंतु हैं या जलीय पौधे हैं, वे ऑक्सीजन तथा CO2 कहां से ग्रहण करते हैं। तो इसका आंसर है जल में घुले हुए ऑक्सीजन और CO2 को ग्रहण करते हैं। तो किस विधि से जल में घुला होता है? विसरण के द्वारा। जो हम लोग कोका कोला या अलग जो कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं उसमें भी CO2 घुला रहता है, तो वह भी किस प्रोसेस से घुला है? विसरण के कारण वह उसमें घुला हुआ है। ठोसों की अपेक्षा द्रवों में विसरण की दर अधिक होती है, यह हमें याद रखना है। क्वेश्चन बनता है कि क्या ठोसों में विसरण की दर ज्यादा होती है या द्रव में? तो द्रव में। तो द्रव में या गैस में? तो आंसर है गैस में। ये याद रखना सीक्वेंस, उनमें रिक्त स्थान अधिक होता है। अब ऐसा क्यों होगा? क्योंकि वहां पर खाली स्थान ज्यादा होता है। गैस में गैस का विसरण का दर सबसे अधिक होता है। देखो ये भी क्वेश्चन है, ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में तुमसे पूछे जा सकते हैं क्योंकि उनके भी सबसे ज्यादा खाली स्थान होता है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पदार्थ की अवस्थाएं, जो अभी तक हम लोग पढ़ते आ रहे थे। तो यहां देख सकते हो पदार्थ या द्रव्य तीन अवस्थाओं में पाया जाता है, ठोस, सॉलिड, लिक्विड और गैस। पदार्थ की अवस्था अनेक कण की विशेषताओं, इनके कणों की विशेषताओं के कारण होती है। तो मुख्य रूप से तीन ही हमें पढ़ना है, चौथा और पांचवा थोड़ा सा वर्णन किया गया है। एक है प्लाज्मा, दूसरा है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, तो वो हम लोगों को थोड़ा सा देखना होता है, जबकि न्यू एनसीईआरटी में उसे भी हटा दिया है। चलो बोलता है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। तो अब बात आती है सॉलिड, लिक्विड और गैस। इन तीनों स्टेट्स में क्या क्या चीजें हमें देखने को मिलता है, वही यहां पर हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहला बोलता है ठोस का आकार तथा आयतन निश्चित होता है, ये याद रखना है। देखो यहां पर ये ठोस है, तो ठोस का आकार हमेशा निश्चित होगा, याद रखना, और इसका आयतन भी निश्चित होगा। अब इसी के कंपेयर यदि हम लोग गैस से करें तो गैस में भी ये दो बात लिखना है, लेकिन वहां पर अनिश्चित लिखना है। तो जो गैस होता है उसमें आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। देखा तुमने, यदि कभी तुम्हें एग्जाम में ठोस, द्रव और गैस के बीच में अंतर करने को आ जाए तो ये पॉइंट एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है कि जो ठोस है उसका आकार तथा आयतन निश्चित होता है, गैस है उसका आकार तथा आयतन अनिश्चित होता है। तो अब बात करें द्रव की। द्रव का क्या होता है? तो द्रव में बोलते हैं कि उसका जो आयतन है वह हमेशा निश्चित होता है द्रव में, लेकिन आकार अनिश्चित होता है। मतलब उसको जिस बर्तन में डाला जाए उसी का वो आकार ले लेगा, आयतन उसका निश्चित रहेगा। जैसे मैं बता रहा हूं इसको, यहां पर तुम समझ सकते हो, द्रव के बारे में बता रहा हूं। जैसे मान लो मेरे पास 500 ml, यहां पर देखना 500 ml मेरे पास क्या है? द्रव है, 500 ml है, और इसका आकार अभी कैसा है? देखो ऐसा बेलनाकार है, मतलब गिलास में रखें तो गिलास का आकार का है। देखना आयतन 500 ml और आकार कैसा है? देखो कैसा दिख रहा है, अभी ये दिख रहा है तुम्हारा गिलास के जैसा। अब देखना, अब इसको हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क में ऐसे डाल देंगे इस द्रव को। तो देखना फिर द्रव को यहां पर डाला तो अभी भी द्रव का आयतन कितना है? 500 ml है। इसी द्रव को हम लोगों ने यहां डाल दिया है, लेकिन इसका आकार जरा देखो, आकार अंतर करो। देखो आकार इसका ऐसा आकार है और इसमें ऐसा आकार है, आकार क्या हो गया? बदल गया, लेकिन आयतन वही रह गया। 500 ml यहां था, यहां भी 500 ml हो गया। अब चलो इसको राउंडेड फ्लास्क में डाल देते हैं, ऐसा फ्लास्क में इसको डाल देते हैं इस प्रकार का।
और कितना डालेंगे, इसी को इसमें डाल देंगे। तो ये देखो अब ये पूरा यहां तक भर गया इस तरीके से। तो इसमें कितना है, 500 ml ही है। कितना है, 500 ml। यानी तीनों में आयतन क्या है, बराबर है। 500 ml, 500 ml, 500 ml, यानी द्रव जो है उसका तीनों में आयतन क्या है, बराबर है। लेकिन इसका आकार बदल गया। देखो पहले में आकार कैसा है, ऐसा आकार है, दूसरे में ऐसा आकार है, तीसरे में ऐसा आकार है। आकार हमेशा बदलता जा रहा है, हालांकि वो उतना ही आयतन का है। तो इसीलिए बोला जाता है कि द्रव का आयतन जो है हमेशा निश्चित होगा, लेकिन आकार अनिश्चित होगा, आकार बदल सकता है। अब इसी को हम लोग एक थाली में ले लेंगे, ऐसे थाली में, तो ये थाली के आकार का हो जाएगा। और 500 ml ही लेंगे, 500 ml ही मान लो लेंगे, तो आयतन निश्चित है लेकिन आकार हमेशा बदलते रहेगा। ये द्रव की बात है। तो यदि हम लोग ठोस, द्रव और गैस में अंतर करें तो ये सबसे पहला अंतर यही हो गया। अब जरा सोचो तुम, ये जो मैंने बताया था तुम्हें ठोस, द्रव और गैस, तो ठोस, द्रव और गैस जो यहां पर देख सकते हो, ये देखो, तो ये तो हम लोगों ने समझ लिया, आकार और आयतन। आकार निश्चित, आयतन निश्चित, आकार अनिश्चित, आयतन अनिश्चित, आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित। समझ में आ गया। दूसरा देखो, अब दूसरा अंतर यदि करना होगा तो जो शुरू से बताया है वो सारा लिख सकते हैं कि इसमें कण बहुत पास पास होते हैं, इसमें कण थोड़े दूर दूर होते हैं और इसमें कण बहुत दूर दूर होते हैं। तीसरा अंतर लिख सकते हैं, इसका अंतराण्विक बल बहुत ज्यादा होता है, इसका अंतराण्विक बल कम होता है और इसका अंतराण्विक बल सबसे कम होता है। देख सकते हो कैसे लिख सकते हैं। ऐसे करके 3 अंतर तो अभी ही हो गए। अब चलना, अब चौथा अंतर देख सकते हो, ये दृढ़ होता है, ये दृढ़ नहीं होता है, और ये तो बिल्कुल ही दृढ़ नहीं होता है। इसी के साथ एक और अंतर हम लोग कर सकते हैं, वो मैं यहां पर दिखा रहा हूं, यहां देखना। ये अंतर क्या है तुम यहां पर देख सकते हो। चलो यहां पर मैं दिखा रहा हूं, ये देखना, ये अंतर हम लोग यहां देखेंगे। यहां पर तुम देख सकते हो, ये जो गैस, यहां पर क्या है, गैस, और यहां पर हमारा एक पिस्टन लगा हुआ है। तो तुम देखोगे कि यदि पिस्टन से यहां दबाव डालते हैं तो ये जो गैस है द्रव में बदल जाता है। गैस से क्या बदल जाएगा, द्रव में बदल जाएगा। तो इस गुण को हम लोग क्या बोलते हैं, कंप्रेसिबिलिटी बोलते हैं, यानी संपीड्यता बोलते हैं। संपीड्यता का क्या मतलब हुआ कि इसके कणों पर यदि दबाव डाला जाए तो ये पास पास आ जाएंगे। देखो दूर थे, अब देखो एकदम पास पास हो गए। यानी कणों पर यदि दबाव डाला जाएगा तो उसके कण पास पास हो जाते हैं। तो इस तरीके से यहां पर ये एक और गुण हम लोग लिख सकते हैं। क्या गुण हो सकता है कि जो ठोस होते हैं संपीड्य नहीं होते, मतलब ठोस पर दबाव डाल करके उसके कणों को और पास में नहीं लाया जा सकता, माने संपीड्यता नगण्य होती है, ऐसे बोलेंगे। संपीड्यता नगण्य होती है, ना के बराबर होती है। दूसरा, जो द्रव है वह कुछ संपीड्य होते हैं, लेकिन गैस सबसे ज्यादा संपीड्य होते हैं। इस प्रकार से भी एक अंतर हम लोग लिख सकते हैं। तो यह है संपीड्यता का गुण, जैसे मैंने तुम्हें दिखा दिया। तो इस प्रकार से तुम पढ़ोगे तब जाके एग्जाम में कर पाओगे ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, चलो अभी इसी को हम लोग पढ़ते हैं। अभी सारे गुण मैं बता रहा हूं, कई बार बता दूंगा तुम्हें, ठीक है ना। चलो यहां देखो, तो अभी हम लोग तो ठोस पढ़ रहे हैं। ये देखना ठोस में और हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं। देखना ठोस में पहला हम लोगों ने पढ़ लिया, आकार तथा आयतन निश्चित होता है। बहुत अच्छा। ठोस अवस्था में कणों के बीच बहुत कम स्थान होता है। बहुत अच्छा, अर्थात कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं, ये तुम जानते हो। कणों के बीच स्थान कम होने के कारण इस अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत अधिक होता है। बहुत अच्छा, ठीक है, अंतराण्विक आकर्षण बल बहुत ज्यादा होता है, ऐसे लिखना है। ठोस दृढ़ होते हैं, जैसे मैंने बताया, देखो दृढ़ होते हैं। ठोस संपीड्य नहीं होते, यानी इसकी संपीड्यता नगण्य होती है। देखो अब सब समझ में आ गया। बिल्कुल आएगा भाई, क्यों नहीं आएगा भाई। अब कभी क्वेश्चन पूछ दे कि निम्न में से ठोसों के कौन से गुण हैं
तब देखो ऑब्जेक्टिव फिर बन जाता है, 4 में से एक नहीं होगा तो वो तुम्हें ऑप्शन में करना होगा। अब चलो आते हैं द्रव अवस्था। तो अब तो तुम्हें सब पता है, देखो लोहा, लकड़ी, पत्थर, बर्फ सब ठोस है। इसी प्रकार से जो रबर बैंड है, फोम है, वो सब भी क्या है, स्पंज है, वो भी ठोस है। ऐसा क्वेश्चन कभी पूछ देगा कि रबर बैंड और स्पंज क्या है, तो आंसर है वो ठोस है। अब बोलोगे क्यों ठोस है भैया, स्पंज क्यों ठोस है? सीधा सा आंसर है क्योंकि स्पंज में जो कण उसको मिलकर जिस कण से बना है वो कण अपने स्थान में रहता है, वो हिलता डुलता नहीं, जहां है वहीं रहता है। तो बोलोगे स्पंज तो दबाने पर वो पचक जाता है, तो दबाने पर जो पचक रहा है उसमें हवा भरा होता है, वो पचकता है। हवा निकल जाता है तो पचक जाता है, हवा घुस जाता है तो फूल जाता है। लेकिन उसमें जो कण जहां पर है उस कण में बदलाव नहीं होता, वो वहीं पे रहता है, स्थिर रहता है। ठीक है, चलो आ गया द्रव अवस्था। क्या द्रव अवस्था के बारे में सब बातें याद है? बिल्कुल याद है कि द्रव का आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। इस अवस्था में द्रव जिस बर्तन में, द्रव लिखा हुआ है, द्रव जिस बर्तन में रखा जाता है उस बर्तन के जैसा आकार ग्रहण कर लेता है। द्रव के कणों के बीच स्थान थोड़ा ज्यादा होता है ठोस की अपेक्षा। इस कारण द्रव के कणों के मध्य आकर्षण बल थोड़ा क्या होता है, कम होता है ठोस की अपेक्षा, और ज्यादा होता है गैस की अपेक्षा। द्रव के कणों की गति का दर ठोस की अपेक्षा अधिक है, यानी द्रव के कण में गति होती है ठोस से ज्यादा, अतः वह एक दूसरे के ऊपर फिसलते रहते हैं। इस कारण द्रव में बहने का गुण होता है। ये देखो एक और क्वेश्चन आ गया, निम्न में से किसमें बहने का गुण होता है? तो आंसर है द्रव में और गैस में। इसी कारण से द्रव और गैस को हम लोग फ्लूइड बोलते हैं। फ्लूइड का मतलब क्या है कि ये बहने का गुण होता है इनमें। ठीक है, तो इसलिए इन्हें हम लोग फ्लूइड या तरल कहते हैं। फ्लूइड पदार्थ तुमने सुना होगा या तरल पदार्थ सुना होगा, तो ये तरल पदार्थ होते हैं। गैस और क्या, द्रव, दोनों को तरल कहते हैं। भी एक क्वेश्चन बनता है तुम्हारा, जल, दूध, पारा, देखो ये सब क्या है, द्रव है। अब आ गया गैसीय स्टेट, यानी कि गैसीय अवस्था तो तुम बहुत बढ़िया से जानते हो। गैस का आयतन एवं आकार दोनों क्या होता है, जल्दी से बता दो। अनिश्चित होता है। वेरी गुड, अनिश्चित होता है। गैसीय अवस्था में द्रव को जिस पात्र में रखा जाता है वह उसी पात्र में के द्रव्य है, द्रव नहीं, यहां पर द्रव्य है। ठीक है, अवस्था में द्रव्य को यानी इस पदार्थ को जिस पात्र में रखा जाता है उसी पात्र का आकार तथा अवस्था को, आकार तथा उसके आयतन को ग्रहण कर लेता है। गैसीय अवस्था में कणों के बीच स्थान ठोस तथा द्रव दोनों अवस्था के बीच की तुलना में ज्यादा होता है। गैसीय अवस्था में कणों के बीच आकर्षण बल बहुत कम होता है। इस अवस्था में कणों की गति की दर बहुत अधिक होती है। देखो यहां पर वीडियो में देख सकते हो तुम कि जो गैसीय अवस्था है इसमें कणों की दर कैसे बहुत ज्यादा होती है। यहां मैं दिखा दे रहा हूं तुम्हें, यहां देखना, तो यहां देख सकते हो गैसीय अवस्था में कणों की गति देखो कितना ज्यादा है। ये जो कण है बहुत एक दूसरे से तेज भागते हैं, मतलब यहाँ पर कणों के बीच का गति सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि यहाँ पर जो गतिज ऊर्जा है वह भी सबसे ज्यादा है। इसका मतलब है कि इसमें इन कणों में ऊर्जा सबसे ज्यादा हो गया इन दोनों की अपेक्षा। ये भी एक बात यहाँ पर बनता है, इसे तुम याद रख सकते हो। अब हम लोग आगे आएंगे और क्या क्या बात बताया जा रहा है। इसके कारण यह कण परस्पर तथा बर्तन की दीवारों पर अनवरत रूप से टकराते रहते हैं। तो दीवार जिस बर्तन में हम रखेंगे तो गैस के कण उसके बर्तनों पर क्या करेंगे, एक दबाव डालते रहते हैं। इससे बर्तन की दीवारों पर गैस के कणों के द्वारा प्रति इकाई क्षेत्रफल लगे बल के कारण गैस दाब उत्पन्न होता है। गैस का गति की दर अधिक होने के कारण इनमें भी द्रवों की भांति बहने का गुण होता है, इसलिए इन्हें भी तरल हम लोग कहते हैं। गैसों की संपीडितता सबसे ज्यादा होती है। तो संपीडितता पे भी हम लोगों ने बात कर ली, किस प्रकार से गैस सबसे ज्यादा संपीड्य होते हैं, ये भी मैंने तुम्हें बता दिया। तो यहां पर वायु क्या है, गैस का उदाहरण है। अब देखो द्रव तथा गैस में बहने का गुण होता है, अतः इन्हें तरल फ्लूइड्स कहते हैं। भी एक क्वेश्चन एक और बन गया।
और अब देखो एग्जाम में जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तुम्हारा इस तरीके से आ सकता है कि कणों के बीच जो खाली स्थान होता है उसका क्रम क्या है, आकर्षण बल का क्रम क्या है, गतिज ऊर्जा का क्रम क्या है। तो अब तक यदि तुमने समझा होगा तो इसके क्रम को जरूर तुम कर सकते हो, और नहीं समझा होगा तो ये क्रम तुम नहीं कर सकते होगे। तो ये देखो ठोस, द्रव और गैस हम लोगों ने बता दिया। गैसों की संपीड़ितता, दबने की क्षमता अभी मैंने तुरंत दिखा दिया, ठोसों और द्रव की अपेक्षा बहुत ज्यादा होती है। और यही कारण है कि गैसों को सिलेंडर में क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। जैसे हमारे घर में जो भोजन पकता है उसके लिए जो गैस सिलेंडर आता है वह भी क्या है, गैसों के संपीड़ितता वाले गुण पर ही आधारित है। यानी गैसों में दबने का गुण होता है, इसी गुण पर आधारित है, ठीक है, जिसके कारण उन्हें टंकियों में भरकर हमारे घरों में लाया जाता है। तो यहां देख सकते हो इससे भी काफी क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में बनते हैं, VVI क्वेश्चन बनते हैं। ऑब्जेक्टिव तो जरूर बनता है। यहां से क्या बोलता है, एक कम आयतन वाले सिलेंडर में संपीड़ित करके भरा जा सकता है घरेलू ईंधन के रूप में प्रयुक्त द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस यानी LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। फुल फॉर्म पूछता है कि घरों में ईंधन के रूप में किसका यूज करते हैं, तो LPG का यूज करते हैं। फुल फॉर्म क्या है, तो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। तथा अस्पतालों में प्रयोग होने वाले ऑक्सीजन का सिलेंडर में भी ऑक्सीजन को इसी तरीके से भरते हैं। अब बात करें कि वाहनों में भी एक गैस का यूज किया जाता है, इसे CNG बोलते हैं, संपीड़ित प्राकृतिक गैस बोलते हैं, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। उसका वाहनों में यूज होता है। आजकल तुम देखते हो कि CNG कार है, CNG ट्रक है, CNG बाइक तक आ गया है, और CNG का ऑटो तो तुमने देखा ही होगा। तो इस प्रकार से CNG भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। घरेलू उपयोग में आने वाली LPG का पूरा नाम द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है। वाहनों में प्रयुक्त CNG का पूरा नाम संपीड़ित प्राकृतिक गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है। ये दबता कैसे है वो मैंने दिखा दिया, कंप्रेस कैसा होता है ये भी मैंने दिखा दिया। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, और वह है पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन। तो शुरू में भी मैंने कुछ झलक तुम्हें दिखा दिया था कि किस तरीके से बर्फ में हम लोग उसको गर्म करते हैं तो बर्फ से क्या बन जाता है, द्रव यानी पानी। और पानी को जब गर्म करेंगे तो पानी से क्या बन जाता है, पानी से बन जाता है वाष्प। तो इस तरीके से अवस्था परिवर्तन को यहां पर दिखाया गया है। अब देखो, एक ही पदार्थ विभिन्न दशाओं में विभिन्न अवस्थाओं में रह सकता है। जल, ठोस, द्रव एवं गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है। इसे पानी की बात करें तो ठोस भी देखा है तुमने, द्रव भी देखा है, गैस भी देखा है, सब ने देखा है। ठोस 0 डिग्री से कम ताप पर यह बर्फ के रूप में ठोस अवस्था में रहता है। ये क्वेश्चन भी क्वेश्चन आता है, ठोस रूप में कब रहेगा, तो 0 डिग्री सेल्सियस से कम ताप पर। द्रव में कब रहेगा, तो कमरे के ताप पर क्या रहेगा, द्रव में रहेगा। और 100 डिग्री सेल्सियस से अधिक ताप पर ये क्या होगा, वाष्प के रूप में रहेगा। तो ये तीनों अवस्था में पाए जाते हैं। VVI क्वेश्चन तुम्हारा बनता है तीनों, किस अवस्था में कब रहेगा, ये क्वेश्चन आता है। अब देखो, अब हमारा नेक्स्ट है कि भाई पदार्थ की अवस्था को परिवर्तन हम करना चाहते हैं तो कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लो हमको ठोस से द्रव बदलना है, द्रव से गैस, तो कैसे कर सकते हैं, क्या उपाय है। तो इसके लिए 2 उपाय बताए गए हैं। पहला तो ताप में परिवर्तन करके, ताप में यदि परिवर्तन करेंगे यानी कि ताप को बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, दोनों कर सकते हैं। जैसे तुमने देखा होगा हमारे घरों में यदि बर्फ जमाना है तो क्या करते हैं, पानी को कम ताप पर रखते हैं यानी कि फ्रिज में रख देते हैं। तो पानी को जैसे ही फ्रिज में रखेंगे उसका तापमान कम हो जाएगा, और जैसे ही तापमान कम होगा पानी से क्या बन जाएगा, पानी से बन जाएगा बर्फ। तो यानी तापमान बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं और अवस्था बदल सकते हैं। दूसरा, दाब में परिवर्तन करके, यानी दाब को बढ़ा करके या घटा करके भी अवस्था को हम लोग बदल सकते हैं। जैसा एक मैंने यहां दिखाया था, यहां देख सकते हो, यहां पर इस वीडियो में मैंने दिखाया था कि किस प्रकार से दाब में हम लोग परिवर्तन कर रहे हैं, यानी दाब लगा रहे हैं।
यानी दाब को बढ़ा रहे हैं। देखो यहाँ पर पिस्टन से हम लोग दाब को बढ़ाते हैं, ये बल लगा रहे हैं, एक समझ लो। तो एक बल लगा रहे हैं इकाई क्षेत्रफल पर, तो उसी को दाब कहते हैं। तो जिसके कारण गैस से द्रव बदल जा रहा है। गैस से क्या हो रहा है? द्रव। यानी दाब बढ़ाएंगे तो गैस से द्रव बन जाएगा और द्रव से ठोस बन जाएगा। लेकिन दाब को यदि घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? दाब घटाएंगे तो द्रव से गैस बन जाएगा, उल्टा होने लगेगा। समझ में आ रहा है ना? यही बात यहां पर मैंने बताया और वही चीज यहां पर लिखा भी हुआ है। सब मैं पढ़ा रहा हूं एक एक करके। चलो अब नेक्स्ट टॉपिक जैसे देख सकते हो, यहां देखना, ताप में परिवर्तन के द्वारा अवस्था परिवर्तन। यदि हम लोग ताप में बदलाव करें तो कैसे अवस्था परिवर्तन हो सकता है? तो इसको तो मैंने अभी तुरंत तुम्हें बता दिया है, तुम्हें एकदम अभी याद होगा ताप में परिवर्तन वाला। यहां देखना, यहां पर देखो एक उदाहरण मैंने लिया था कि किस प्रकार से ताप में परिवर्तन करेंगे। तो ये था हमारा ठोस और ये है ठोस को जब हम लोग गर्म करेंगे, क्या करेंगे? गर्म। तो ठोस को गर्म करेंगे यानी कि इसको ताप देंगे तो ये द्रव अवस्था में बदल जाएगा। देखा तुमने, हुआ ना अवस्था परिवर्तन। द्रव को ताप देंगे तो ये गैस अवस्था में बदल जाएगा। इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस तीनों अवस्था परिवर्तन होगा। एक बार और मैं यहां दिखा दे रहा हूं तुम्हें, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये सब चीज हम लोग पढ़ेंगे। यहां देखना, ये वाला एक्सपेरिमेंट भी मैं बता रहा हूं। यहां देखना, पहले इसके बीच में बहुत सारे तुम्हें टॉपिक्स भी पढ़ने हैं। देखो जैसे ये ठोस है, ठोस में उष्मा देंगे यानी गर्म करेंगे तो ये द्रव बदल जाएगा, द्रव को गर्म करेंगे तो ये गैस बदल जाएगा। ये एक याद कर लेना है। इसका उल्टा क्या होगा कि गैस को ठंडा करेंगे तो द्रव होगा और द्रव को ठंडा करेंगे तो ठोस अवस्था में परिवर्तित हो जाएगा। अब ये तुम्हारा एक क्या हो गया, एक शॉर्ट हम लोग को ये याद करना है। अब इसी के बीच कुछ और टॉपिक्स हम लोग को पढ़ना है, उसको अब हम लोग यहां पर पढ़ लेते हैं। चलो तब हम लोग देखते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे किसी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन होता है ताप के बढ़ने के कारण। तो यहां क्लियर देख सकते हो, किसी ठोस को गर्म करने पर वह ऊष्मा का अवशोषण करेगा। यदि कोई ठोस है उसको हम गर्म करेंगे तो उसमें क्या होगा? ऊष्मा जाएगा, और जब उसमें ऊष्मा जाएगा तो ताप के बढ़ने के कारण जो ठोस के कण हैं वे एक दूसरे से दूर होना शुरू हो जाएंगे, जिसके कारण ठोस का ताप यदि हम लोग बढ़ाते रहे तो एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वह द्रव अवस्था में बदलने लगता है। जैसे तुम यहां पर देख सकते हो, जैसे तुम जानते ही हो ये है ठोस बच्चों। अब इस ठोस को यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको ताप देंगे। यदि हम लोग क्या करेंगे, इसको ताप देंगे, मतलब इसको यहां पर गर्म करेंगे। यहां देखना, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? गर्म करेंगे, ऐसे गर्म करेंगे। तो जैसे ही इसको गर्म करेंगे तो ये ऊष्मा इसके कणों में जाएगा। बोलो, कणों में क्या जाएगा? ऊष्मा जाएगा, ऊष्मा। और इस ऊष्मा के कारण इसके जो कण हैं उसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी, और इसकी ऊर्जा बढ़ेगी तो देखो ये ऊर्जा इसकी यहां पर बढ़ी हुई दिख रही है। और जब इसकी ऊर्जा बढ़ जाएगी तो इसके कण देखो दूर दूर हो रहे हैं। दिख रहा है सब तुम लोगों को कि पहले ये जो ठोस था, जैसे ही हम लोग उसमें ऊष्मा दे रहे हैं तो इसके कण उस ऊष्मा को अवशोषण करते हैं, और अवशोषण करके वे ज्यादा ऊर्जावान हो जाते हैं और फिर एक दूसरे से दूर भागने लगते हैं। और देखो ये दूर भागना शुरू कर दिया। इस प्रकार से ठोस से क्या हो गया? द्रव में यह बदलने लगा। तो यही वह प्रक्रिया है जिससे कोई ठोस किस में बदल जाता है? द्रव में। तो ठोस से द्रव में बदलने में होता क्या है? सिंपल ये होता है कि जो कण पास पास थे वो कण अब दूर दूर हो गए हैं। इसका मतलब अब तुमसे यदि मैं क्वेश्चन पूछूं कि बताओ ठोस में ज्यादा ऊर्जा है कि द्रव में ज्यादा ऊर्जा है, तो आंसर है सर द्रव में ज्यादा ऊर्जा है कि नहीं है? यहां पर क्यों है? क्योंकि इस ठोस को हम लोगों ने जो ऊर्जा दिया है वही ऊर्जा फिर यहां पर है, इसीलिए इस द्रव में क्या है? ज्यादा ऊर्जा अभी है।
अब यहां पर एक और चीज यदि हम लोग करें कि अब इस द्रव को हम लोग क्या करेंगे, इस द्रव में ताप देने लगेंगे तो द्रव के जो कण हैं वो और दूर दूर होने लगेंगे, और दूर दूर होने लगेंगे तो वह गैस का रूप फिर ले लेंगे। यानी ये जो कण जब बहुत दूर दूर हो जाएगा तो वो गैस बन जाएगा। इसका मतलब है कि यहां पर जो गैस है उसके कणों में ऊर्जा क्या है, और भी ज्यादा है। तो एक खास टेम्परेचर पर हम देखेंगे कि गैस में ज्यादा ऊर्जा होता है, उसी टेम्परेचर पर यदि कोई क्या है, द्रव है। तो समझ में आ रहा है। तो इस प्रकार से एक प्रश्न भी आगे आएगा। यह प्रश्न बोलेगा कि हम गर्म पानी से ज्यादा जलेंगे, मतलब कि कोई व्यक्ति है वह गर्म पानी से ज्यादा जलेगा या भाप से ज्यादा जलेगा। तो इसका उत्तर है वह भाप से ज्यादा जलेगा, क्योंकि उसी तापमान पर गर्म पानी का जो ऊर्जा है वह कम होगा और जो भाप का ऊर्जा है वह क्या होगा, ज्यादा होगा। समझ रहे हो इस बात को। चलो तो इसको और आगे डिटेल में हम लोगों को समझना है और आगे हम लोग को इसको पढ़ना है। तो यहां पर देखो यहीं से आता है वर्ड गलनांक। गलनांक को परिभाषित करिए। गलनांक किसे कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट किसे कहते हैं। तो जिस तापमान पर, ये वर्ड याद रखना है, जो टेम्परेचर पर, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। मतलब जिस तापमान पर जो ठोस है वह पिघलकर द्रव बन जाएगा उसे क्या कहेंगे, इसका गलनांक कहेंगे। अब बर्फ का गलनांक कितना होता है ये भी क्वेश्चन है। तो 273.16 केल्विन होता है। आगे हम लोग देखेंगे कि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे बदलते हैं। तो वहां पर बहुत सारे, मतलब लास्ट में क्वेश्चन भी तुमको देखने को मिलेगा। तो यहां पर जो केल्विन है वह क्या है, तापमान का एसआई मात्रक है। लेकिन तापमान का कई और भी मात्रक है, जैसे डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, ये भी कुछ मात्रक हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कि डिग्री सेल्सियस से केल्विन में बदलिए या केल्विन से डिग्री सेल्सियस में बदलिए। ये भी क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन आता है। तो इसका उत्तर क्या है, इसके लिए एक सूत्र याद करना पड़ता है। हम लोग याद करते हैं KC 273, जिसका फॉर्मूला है K = C + 273। अब यदि यहां पर केल्विन है, देखो 273.16 लिखा हुआ है, उसी को 273 यहां पर किया गया है, राउंड अप करके किया गया है। तो यहां पर यदि 273 केल्विन है तो कितना डिग्री सेल्सियस होगा। तो यहां पर हम लोग यहां पर देखोगे कि 273 केल्विन है, उसको डिग्री सेल्सियस में बदलना पड़ेगा। तो यहां जो भी चीज दिया हुआ है उसके मान को रखेंगे और दूसरा वाला मान निकल जाएगा। जैसे अब 273 केल्विन कितना होगा, तो यहां लिख देंगे 273 केल्विन बराबर C + 273। 273 - 273 शून्य हो जाएगा, तो यानी कि C बराबर क्या होगा, 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो बर्फ है उसका गलनांक क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस हो गया। इस प्रकार से बहुत सारे प्रश्न आएंगे जो कि KC 273 से रिलेटेड होते हैं। तो वो भी लास्ट में, जैसे तुम देखोगे क्वेश्चन आंसर करते समय मिलेगा। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। यह भी याद रखना है कि कोई ठोस यदि द्रव में बदलता है तो उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग संगलन कहेंगे। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, संगलन। चलो अब हमें गलन की व्याख्या, एक टॉपिक आता है कि संगलन जो हो रहा है उसका व्याख्या हम कैसे करते हैं। यहीं पर गुप्त उष्मा का भी कॉन्सेप्ट हम लोगों को पढ़ना होता है। यहां देखना, तो गलन की व्याख्या करने में क्या क्या बातें बताई जाती है। किसी ठोस को गर्म करने पर उसके अणुओं की गतिज ऊर्जा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। अभी तुरंत हम लोगों ने देखा था और यहां पर वीडियो में भी हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से ठोस को गर्म करते हैं तो उसका अणु में ऊर्जा चला जाता है, ऊष्मा ऊर्जा चला जाएगा, जिसके कारण इसके कणों का गति बढ़ जाएगा, यानी इसमें गतिज ऊर्जा ज्यादा हो जाएगी। इसी प्रकार से यदि हम लोग द्रव में ऊष्मा देते हैं तो इसके कणों की गतिज ऊर्जा और बढ़ जाती है और कण दूर दूर चले जाते हैं और ये गैस में परिवर्तित हो जाता है।
तो यहां आगे क्या बोलता है, इस कारण उसके अणुओं के बीच की दूरी बढ़ने लगती है। बिल्कुल सही बात है कि अणु के बीच का दूरी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा, तथा उनके मध्य अंतराण्विक आकर्षण बल कम हो जाएगा। इसका मतलब ठोस धीरे धीरे द्रव बनता चला जाएगा। ठोस का ताप बढ़ाते रहने पर एक स्थिति ऐसी आती है कि उसके अणु परस्पर आकर्षण के बंधन से स्वतंत्र हो जाते हैं और स्वतंत्रता पूर्वक गति करने लगते हैं। इस स्थिति में ठोस द्रव में बदलने लगता है। तो एक स्थिति ऐसी आ गई जब ठोस के जितने भी कण थे वे एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए। ठोस के जितने भी कण थे वे एक दूसरे से क्या हो गए, दूर हो गए और फिर द्रव में बदल गए। तो तुमसे एक प्रश्न है कि क्या अब ठोस मेरे पास है और यहां पर हम लोगों ने मान लो कि यहां पर तुम कोई फ्लेम वगैरह से उसको गर्म कर रहे हो, तो क्या जैसे ही हम लोग यहां पर उष्मा देंगे तुरंत ये द्रव में बदल जाएगा? बताओ, तुरंत बदल जाएगा? बस यहां पर गर्म किया और द्रव में बदल गया? नहीं, ऐसा थोड़ी होगा। इसमें टाइम लगेगा, इसमें समय लगेगा। क्यों समय लगेगा? क्यों भाई, देखो यहां पर जो कण है, मतलब गर्म हम लोग करते जा रहे हैं, तो गर्म करते जा रहे हैं तो जितना ज्यादा यहां पर ठोस है तो कण भी उतना ज्यादा है। तो एक दूसरे को स्वतंत्र होने के लिए, एक दूसरे से दूर जाने के लिए इसको एक खास ऊष्मा की आवश्यकता होगी। ऐसा नहीं कि यहां पर जलाया और ये तुरंत द्रव बन गया, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि इसको एक खास ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी। क्यों आवश्यकता पड़ेगी? ठोस से द्रव में परिवर्तित होने के लिए, ठोस से द्रव में बदलने के लिए इसको एक खास ऊष्मा चाहिए। यानी कुछ देर तक इसको गर्म करना पड़ेगा, तब इसको उतना ऊष्मा मिल जाएगा जितने से वह ठोस से किस में बदल जाए, द्रव में। ये बात समझ में आया या नहीं आया, ये बता दो। बहुत आसान सा मैं बात बोल रहा हूं कि इस ठोस को द्रव में यदि बदलना है तो इसको कुछ देर तक गर्म करना होगा। कब तक गर्म करना होगा? जब तक कि ये उतना ऊष्मा ना प्राप्त कर ले कि हर एक कण एक दूसरे से दूर हो जाए। समझ में आ रहा है? यदि इसको द्रव बनना है तो हर एक कण को एक दूसरे से दूर होना पड़ेगा। हर एक कण को, सिर्फ ऊपर वाले भाग को नहीं, सिर्फ बीच वाले भाग को नहीं, बल्कि पूरे कण को एक दूसरे से अलग होना होगा। तो इसके लिए कुछ खास इसमें ऊष्मा चाहिए। समझ में आ रहा है? तो वही बात यहां पर तुम्हें समझना होगा कि इसको कहते हैं अवस्था परिवर्तन करने के लिए लगा हुआ ऊष्मा। यानी यदि हमें अवस्था बदलना है तो उसके लिए कुछ ऊष्मा देना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? इसी से रिलेटेड यहां पर एक प्रयोग दिखाया गया है जिसे हम लोग को यहां पर पढ़ना है। यहां देखो, यहां पर देखना, ये प्रयोग दिखाया गया है। जैसा कि तुम देख सकते हो, जो चीज मैंने बताया वही चीज यहां पर भी तुम्हें समझना होगा। किया क्या जा रहा है इस प्रयोग में कि यहां पर बर्फ लिया जा रहा है। देख लो, यहां पर बर्फ लिया गया है और इस बर्फ को ऊष्मा देकर के गर्म कर रहे हैं। और यहां पर हम लोगों ने थर्मामीटर लगा रखा है। ये देखो, थर्मामीटर लगा रखा है, ठीक है। तो देखो कैसे कैसे प्रोसेस होता है। तो बर्फ लिया है, ये सारा व्यवस्था हम लोगों ने बना लिया है। अब हम लोग यहां पर माचिस जलाते हैं और हीट देना शुरू करते हैं। सबसे पहले जब ये ऑफ था, मतलब ये ऑन नहीं था, तब बताओ कि यहां पर थर्मामीटर में कुछ टेम्परेचर दिखेगा कि नहीं दिखेगा? तो आंसर है दिखेगा। मान लो इसमें 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा था। तापमान कितना दिख रहा था? 0 डिग्री सेल्सियस दिख रहा था। अब हम लोग ऑन करेंगे इसको और इसमें ऊष्मा देना प्रारंभ करेंगे। तो अब तुमसे क्वेश्चन है कि जैसे ही हम लोग इसको गर्म करेंगे, क्या यहां तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो आंसर है कि कुछ देर तक यहां तापमान में कोई बदलाव नहीं होता है। कब तक बदलाव नहीं होता है? जब तक कि ये पूर्ण रूप से द्रव में नहीं बदल जाता। यानी जो ठोस है, ठोस जब तक द्रव में पूरा तरीका से नहीं बदल जाता, द्रव में पूर्ण रूप से जब तक नहीं बदल जाता, तब तक यहां जितना टेम्परेचर था उतना ही रहता है। फिर से शुरू से करते हैं, फिर से समझो, नहीं समझ में आया तो देखो क्या हो रहा है। पूरा apparatus हम लोगों ने लगा लिया
यहां पर बर्फ रख दिया। अब इसका टेम्परेचर लेते हैं तो 0 डिग्री सेल्सियस है। अब क्या करते हैं, यहां बर्नर को ऑन करते हैं। अब देखना, तुम बताओ, अभी तुरंत ऑन किया है, क्या यहां टेम्परेचर बढ़ा? आंसर है नहीं बढ़ा। चलो थोड़ी देर और देखते हैं। टेम्परेचर बढ़ा? नहीं बढ़ा। थोड़ी देर और इसको गर्म किया ही जा रहा है। अब टेम्परेचर बढ़ा? नहीं बढ़ा। तुम बोलोगे कि सर यहां तो गर्मी देते जा रहे हैं, हीट देते जा रहे हैं, तो टेम्परेचर तो बढ़ना चाहिए था, टेम्परेचर बढ़ ही नहीं रहा है। तो भाई तब दिमाग में एक प्रश्न आता है कि ये जो ऊष्मा दे रहे हैं वो जा कहां रहा है? फिर जब यहां टेम्परेचर कुछ बढ़ ही नहीं रहा है तो ये जो ऊष्मा दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं, दिए जा रही है, ऊष्मा कहां जा रहा है? क्या तुम इसका उत्तर बता सकते हो? तो आंसर है कि ये सारा ऊष्मा इसके अवस्था को परिवर्तन करने में लग जा रहा है। अभी मैंने बताया ना कि यदि ठोस है उसको द्रव में बदलना है तो उसके लिए भी इसको ऊष्मा चाहिए। उसी में सारा ऊष्मा लग गया और यहां पर ये जो पूरा सिस्टम है इसका कोई तापमान में वृद्धि देखने को नहीं मिलता है। अब क्या हुआ? अब जब ये पूरा द्रव में बदल गया, पूरा कहां बदल गया? द्रव में जब बदल जाता है तब फिर ऊष्मा यदि देते हैं तब यहां पर अरे यहां फिर टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो वही क्वेश्चन तुमसे पूछेगा, तो ये सारा ऊष्मा कहां गया? तो हम आंसर करेंगे कि ये जो ठोस के कण हैं वे सारे कण इस ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तथा वे एक दूसरे से दूर होते हैं जिससे कि वो द्रव में बदल सके। यानी ये सारा ऊष्मा किस चीज में लग गया है? अवस्था परिवर्तन में। कहां लग गया है? अवस्था परिवर्तन में। लेकिन एक बात और ध्यान देना है कि ये जो सारा ऊष्मा है वो दिख नहीं रहा है। देखो यहां नहीं दिख रहा है, थर्मामीटर में नहीं दिख रहा है, इसलिए इस ऊष्मा को हम लोग क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा बोलेंगे। गुप्त ऊष्मा यानी कि इसे हम छुपी हुई ऊष्मा के नाम से जानते हैं। समझ में आया क्या बात हुआ? कि ये जो ऊष्मा है वो हमें थर्मामीटर में नहीं दिख रहा है, तो ये ऊष्मा कहां गया? अवस्था परिवर्तन में लग गया। और ये चूंकि हमें नहीं दिख रहा है इसीलिए इसे हम लोग गुप्त ऊष्मा के नाम से जानते हैं। तो ये तो एक समझने वाली बात थी। लेकिन गुप्त ऊष्मा का यदि परिभाषा बोलेगा तो बहुत अलग है, उसको भी हम लोग यहां पर देख लेते हैं। चलो हम लोग यहां पढ़ते हैं अब क्या क्या बातें लिखी गई हैं ये सारे नोट्स में। तो इस स्थिति में ऊष्मा देते रहने पर ताप में तब तक वृद्धि नहीं होती जब तक कि संपूर्ण ठोस द्रव में ना बदल जाए। जैसे मैंने बताया था कि थर्मामीटर में यदि हम लोग चेक करेंगे तो कोई तापमान में वृद्धि नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि सारा ऊष्मा अवस्था परिवर्तन में लग जा रहा है। क्योंकि यह ऊष्मा ठोस के कणों के बीच के आकर्षण बल को कम करने में अवशोषित हो रहा है। इस कारण से जब तक ठोस पूर्ण रूप से द्रव में नहीं बदल जाता तब तक तापमान में वृद्धि देखना हम नहीं देखते। चूंकि तापमान में बिना किसी तरीके की वृद्धि दर्शाए ही ऊष्मीय ऊर्जा ठोस अवशोषित कर लेता है तभी वह द्रव में परिवर्तित होता है। यह माना जाता है कि यह ऊष्मीय ऊर्जा छुपी या गुप्त या प्रसुप्त रहती है। उससे संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा लैटेंट हीट के नाम से हम लोग जानते हैं, लेकिन एग्जाम में ऐसे परिभाषित नहीं करते हैं। तो लैटेंट हीट या गुप्त ऊष्मा को कैसे परिभाषित करते हैं? यहां देखो क्या है। तो यहां पर अब स्पेशल नाम से इसको परिभाषित करेंगे, बोलेंगे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा या संगलन की गुप्त ऊष्मा किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर है कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त या गुप्त ऊष्मा कहते हैं। यानी कि ये जो परिभाषा है ये हमें याद करना होगा। यहां पर बोल रहा है कि यहां पर एक खास दाब होना चाहिए जिसे बोलते हैं वायुमंडलीय दाब। ठोस का कुछ मात्रा होना चाहिए जिसे बोलेंगे 1 केजी ठोस। क्योंकि संगलन हो रहा है तो ठोस से द्रव बदल रहा है तो इसीलिए यहां ठोस वर्ड यूज किया।
तो ठोस से किस में बदलेगा, तो द्रव में। उसके गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितना ऊष्मा चाहिए, जितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहेंगे। अब देखो, अब ठीक इसी प्रकार से हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है कि अब द्रव से वाष्प में कैसे बदलता है। अभी तो सिखा दिया कि द्रव से वाष्प में कैसे बदलेगा। अब हमारे पास यदि द्रव है तो इसको यदि हम लोग ऊष्मा देंगे तो इसके जो कण हैं वे एक दूसरे से दूर होते चले जाएंगे, क्योंकि इसको ऊर्जा दिया जा रहा है, तो वही ऊर्जा ये कण अवशोषित करेंगे और एक दूसरे से दूर हो जाएंगे और फिर गैस में ये बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये यहां पर बात हो रहा है। चलो यहां से मैं दिखा दे रहा हूं, यहां देखना। तो द्रव अवस्था से वाष्प अवस्था में बदलना, ये बात यहां पर बोला जा रहा है। तो क्या बोला जा रहा है, ठीक इसी प्रकार से जैसे हम लोगों ने इसको देखा है वही बात यहां पर है कि जब हम द्रव में ऊष्मीय ऊर्जा देते हैं तो द्रव के कण फिर तेजी से गति करने लगते हैं, एक दूसरे के आकर्षण बल से छूट जाते हैं और फिर उसकी गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है और वे कण फिर गैसीय अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये सारा यहां पर है। अब बात आता है क्वथनांक किसे कहेंगे। जैसे अभी गलनांक पढ़ा वैसे क्वथनांक है। तो बॉइलिंग पॉइंट किसे कहते हैं, तो बोलता है वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। अब वायुमंडलीय दाब यहां पर बोल रहा है खास दाब है, ठीक है, जिसे 1 एटमॉस्फेयर से हम लोग जानते हैं। तो वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है। इसका कहने का मतलब है कि यदि हम लोग दाब में परिवर्तन करेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट बदल सकता है। इसलिए बोलता है दाब को फिक्स रखा गया है। वायुमंडलीय दाब पर बोल रहा है कि वायुमंडलीय दाब पर जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है उसे क्या कहते हैं, उसका क्वथनांक कहते हैं। अब फिर से यही आता है कि जल का क्वथनांक कितना है, तो 373 केल्विन है या फिर 100 डिग्री सेल्सियस है। याद रखना है ये दोनों बातें। तो अब डिग्री सेल्सियस से केल्विन, केल्विन से डिग्री सेल्सियस भी क्वेश्चन आएगा, जैसे मैंने बताया था। क्वथनांक पर द्रव का ताप स्थिर रहता है। यह ताप उस समय तक स्थिर रहता है जब तक कि सारा द्रव वाष्प में परिवर्तित ना हो जाए। यहां भी वही बात है कि एक खास तापमान पर जितना भी द्रव है वह किस में बदल जाना चाहिए, वाष्प में बदल जाना चाहिए। तब जाकर के वहां पर तुम देखोगे कि तापमान बढ़ा हुआ नजर आएगा। वही वाला बात यहां भी बता रहा है। चूंकि तापमान में बिना किसी वृद्धि दर्शाए उसमें ऊष्मीय ऊर्जा को द्रव अवशोषित कर लेता है यहां पर, अतः यह ऊष्मीय ऊर्जा उस द्रव की छुपी हुई गुप्त ऊष्मा कहलाती है। यही से मैं बता रहा था, ध्यान से देखना, ध्यान से देखो। जब इसे मैं ऊष्मा दे रहा हूं, मान लो इसका टेम्परेचर क्या है, 100 डिग्री सेल्सियस है, और मैं इसको ऊष्मा दे रहा हूं और ऊष्मा दे रहा हूं और ऊष्मा दे रहा हूं और ऊष्मा दे रहा हूं, तब तुम देखोगे कि ये सारा जो ऊष्मा है ये अवशोषित कर लेगा और ये गैस में बदल जाएगा, लेकिन टेम्परेचर इतना ही रहेगा। यानी किसी खास तापमान पर, ध्यान से सुनो, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसी खास तापमान पर द्रव में ज्यादा ऊष्मा होगा कि गैस में ज्यादा ऊष्मा होगा। जल्दी बता दो किस में ज्यादा ऊष्मा होगा। सीधा सा आंसर है कि गैस में ज्यादा ऊष्मा होगा, क्योंकि इसने सारा ऊष्मा अवशोषित कर लिया है और यही गैस बन गया है। समझ में आ रहा है, यानी जो गैस है उसमें ऊष्मा ज्यादा रहेगा इसी तापमान पर। तो यहीं से जो प्रश्न मैंने बोला था कि यदि कोई व्यक्ति किसी खास तापमान वाले गर्म पानी से जलता है और उसी तापमान वाले वाष्प से जलता है तो किसमें ज्यादा क्षति होगा, तो आंसर है इस वाष्प से उसका शरीर ज्यादा जलेगा। क्यों ज्यादा जलेगा, क्योंकि इसमें ज्यादा ऊर्जा है। क्यों ज्यादा ऊर्जा है, क्योंकि ये ऊर्जा गुप्त ऊष्मा के रूप में इसके अंदर समाया हुआ है। समझ गए, तो यही बात यहां पर बोला जा रहा है। यही प्रश्न लास्ट में दिया भी हुआ है, उसे हम लोगों को याद कर लेना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब डायरेक्ट यदि वन लाइनर में तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि बताओ कि
एक खास टेम्परेचर पर गर्म जल में ज्यादा ऊर्जा होगा या फिर वाष्प में, तो आंसर है वाष्प में। इसी के साथ हम लोग बोले कि एक खास टेम्परेचर पर ठोस अवस्था में ज्यादा ऊर्जा होगा कि द्रव अवस्था में, तो आंसर है द्रव अवस्था में। ठीक है ना, अब समझ में आ रहा होगा। अब जिस प्रकार से हम लोगों ने गलन की गुप्त उष्मा, संगलन की प्रसुप्त उष्मा पढ़ी है, उसी प्रकार से वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा या प्रसुप्त उष्मा हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, फिर से वही वाला बात करें कि वायुमंडलीय दाब पर 1 केजी ठोस को, याद करो ठोस नहीं, यहां द्रव है। जो वहां ठोस लिया था यहां पर क्या है, द्रव है। देखो यहां कुछ कुछ मिस्टेक हो जाता है, केजी ऐसे लिखेंगे, याद रखना, के और जी, कभी कभी प्रिंटिंग में मिस्टेक रहता है। तो 1 केजी द्रव को, वहां ठोस लिया था, यहां द्रव को किस में बदलना है, वाष्प में। उसके क्वथनांक पर वाष्प में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे वाष्पीकरण की प्रसुप्त उष्मा कहते हैं। यानी द्रव से वाष्प अवस्था परिवर्तन में जितना ऊष्मा चाहिए उसे वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा कहेंगे। खास वहां पर मान को हम लोग को रख देना है। अब आता है भाई कि 373 केल्विन 100 डिग्री सेल्सियस तापमान पर भाप अर्थात वाष्प के कणों की उसी तापमान पर पानी के कणों की अपेक्षा अधिक ऊर्जा होती है। यह क्वेश्चन के रूप में भी तुमसे पूछेगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाष्प के कणों में वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के रूप में अतिरिक्त उष्मा अवशोषित कर ली जाती है। यानी वाष्प में ज्यादा उष्मा होगा, ज्यादा ऊर्जा होगा, जबकि जो हमारा पानी है, गर्म पानी है, उसी तापमान पर उसमें कम ऊर्जा होगा। यही सब यहां पर बात कह रहा है। उपयुक्त चर्चा से हमने पाया कि गर्म करने पर पदार्थ की अवस्था बदल जाती है, अर्थात ठोस से द्रव तथा द्रव से गैसीय अवस्था में वो परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये चीज मैंने तुम्हें दिखा दिया था। अब आता है हमारा सब्लिमेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आता है। सब्लिमेशन यानी कि ऊर्ध्वपातन जरूर पूछता है और निक्षेपण भी पूछता है, जो कि आगे दिखाया हुआ है। तो अब सब्लिमेशन क्या होता है, अभी हम लोगों ने क्या सीखा, हम लोगों ने सीखा कि यदि मेरे पास बर्फ है तो क्या बर्फ से डायरेक्ट हम लोग चाहेंगे वाष्प में हो जाए, तो हो पाएगा? आंसर है ना, ना, नहीं सर, नहीं होगा। बर्फ पहले पानी में बदलेगा, फिर पानी से वाष्प में बदलेगा। ऐसा कभी भी नहीं होता कि बर्फ से सीधे हम लोग वाष्प बना लें या वाष्प से सीधे बर्फ बना लें, ऐसी कोई प्रोसेस नहीं है। लेकिन कुछ पदार्थ इस गुण को दर्शाते हैं वो ठोस से सीधे वाष्प में और वाष्प से सीधे ठोस में बदल जाते हैं, और इस प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, ऊर्ध्वपातन और निक्षेपण, जो आगे मैं बता रहा हूं वो कहते हैं। तो कुछ ठोस पदार्थ ऐसे होते हैं जिसे गर्म करने पर बिना द्रव अवस्था में आए, ये वाला वर्ड याद रखना है, को द्रव में नहीं बदलता, सीधे वाष्प बन जाता है, परिवर्तित हुए सीधे वाष्प अवस्था में परिवर्तित हो जाते हैं। इस क्रिया को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। तो बात है कि इसके उल्टा क्या होगा, तो इसके उल्टा भी दे रखा है, यहां पर देख सकते हो। तो गैस से ठोस बनने को क्या कहेंगे, निक्षेपण कहेंगे। तो ये बात याद रखना है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब इसका जो उदाहरण है वो और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे कपूर को बोला जाता है, अमोनियम क्लोराइड को बोला जाता है, ये सब गर्म करते हैं, मतलब ये सब ऊर्ध्वपातन को दिखाते हैं। नेप्थलीन होता है, ये सब ऊर्ध्वपातन को दिखाता है। तो ये यहां पर चित्र में भी देख सकते हो। अब आ गया कुछ और, जैसे संघनन किसे कहते हैं, ये देखो, संगलन, जमना, वाष्पीकरण, संघनन, ऊर्ध्वपातन, निक्षेपण। अब ये सब क्वेश्चन बन रहा है तुम्हारा, और यहां से ये VVI क्वेश्चंस बन रहे हैं। तो ये सब तो जानते ही हो कि द्रव को गर्म करने पर गैस बनेगा तो उसको वाष्पीकरण कहेंगे, गैस को ठंडा करने पर वह द्रव बनेगा तो उसे संघनन कहेंगे, ठोस से गैस बनेगा उसको ऊर्ध्वपातन कहेंगे, गैस से ठोस बनेगा उसको निक्षेपण कहेंगे, फिर ठोस से द्रव बनने को संगलन, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, और द्रव से ठोस बनाने को जमना कहते हैं, जैसे पानी जमाते हैं हम लोग फ्रिज में। तो ये सारा फिर तुम्हें एकदम याद करना होगा। VVI है ये, इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा, एकदम याद कर।
तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि किस प्रकार से ताप के प्रभाव के कारण अवस्था में परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे किस प्रकार से दाब में परिवर्तन के कारण अवस्था में परिवर्तन होता है। तो यहां पर हम लोगों ने पढ़ भी लिया है और मैंने तुम्हें दिखा भी दिया है कि यदि दाब में परिवर्तन किया जाए तो दाब में परिवर्तन करके भी अवस्था में परिवर्तन किया जा सकता है। जैसे कि देख सकते हो यहां पर दाब लगाया जा रहा है, और जब दाब लगाया जा रहा है तो ये जो पदार्थ के कण हैं आपस में पास पास आ रहे हैं और उनका स्टेट चेंज होते जा रहा है। जैसे देखो शुरू में गैस है, अब थोड़ा दबाव डाला गया तो लिक्विड हुआ, और दबाव डाला गया तो सॉलिड हुआ। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है, ये जो कण हैं वो पास पास आते जा रहे हैं और उनका अवस्था बदलाव होते चला जा रहा है। तो यही तो हम लोग शुरू से समझ रहे हैं कि यदि जो कण हैं वे दूर दूर होंगे, बहुत दूर दूर होंगे तो वो गैस होंगे, और पास होंगे तो लिक्विड होंगे, एकदम पास हो जाएंगे तो वह सॉलिड स्टेट में बदल जाएंगे। तो उसी को तो मैं यहां पर दिखा भी रहा था। चलो, तो दाब लगाकर संपीड़न करने पर गैस द्रव में बदल जाती है तथा इसे सिलेंडर में भरा जाता है। ये हम लोगों ने पढ़ भी लिया था। हम जानते हैं कि जब पदार्थ के कारण कण बहुत पास होते हैं, ये कण लिखा हुआ है, कण बहुत पास होते हैं तो ठोस रूप में होते हैं, उससे कुछ दूर होते हैं तो द्रव रूप में होते हैं, और जब काफी दूर होते हैं तो गैस के रूप में होते हैं। दाब के द्वारा कणों के बीच की दूरी को घटाया जा सकता है, अर्थात दाब के द्वारा अवस्था परिवर्तन किया जा सकता है। ये तो पूरा डिटेल मैंने तुम्हें बता ही दिया। दाब लगाने पर कणों के बीच की दूरी घट जाती है जिससे वह एक अवस्था से दूसरी अवस्था में पहुंच जाते हैं। तो ये सारा मैंने तुम्हें बता दिया। अब यहां देखो, अब हम लोग बात करेंगे यहां पर एक VVI इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको बोलते हैं ड्राई आइस या शुष्क बर्फ। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो उठता है कि ड्राई आइस या शुष्क बर्फ किसे कहते हैं। तो इसका उत्तर है ठोस CO2 को। यानी CO2 किस रूप में रहता है, गैसीय रूप में रहता है, लेकिन जब इसको हम लोग ठोस रूप में परिवर्तित कर दें तो ठोस रूप में जब ये रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे ड्राई आइस। ठीक है, यानी कि शुष्क बर्फ। ये पहला। तो कार्बन डाइऑक्साइड को उच्च दाब पर संग्रहित किया जाता है तो यह ठोस के रूप में बदल जाती है, यानी उच्च दाब पर यह ठोस के रूप में बदल जाएगा, तब इसे शुष्क बर्फ कहेंगे। यानी कि जब ये ठोस रूप में रहेगा तब इसे क्या कहेंगे हम लोग, शुष्क बर्फ कहेंगे। अब यहां तुम्हें ध्यान देना है कि जो ठोस CO2 है उसको जब दाब कम किया जाएगा तो सीधे गैस में बदल जाएगा, द्रव अवस्था में नहीं आता है, सीधे किस में बदल जाएगा, वाष्प के रूप में बदल जाएगा। ठोस CO2 का दाब कम करने पर यदि सामान्य वायुमंडलीय दाब, जिसे 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बनता है कि सामान्य वायुमंडलीय दाब को क्या कहते हैं, तो 1 एटमॉस्फेयर को सामान्य वायुमंडलीय दाब कहते हैं, कर दिया जाए तो जो ठोस है द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। इसीलिए इसे हम लोग क्या बोल रहे हैं, शुष्क बर्फ भी बोल रहे हैं, ड्राई आइस भी बोल रहे हैं। एकदम याद रखना इस क्वेश्चन को कि जब इसको वायुमंडलीय दाब हम लोग जब ये दाब कम करेंगे और इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, द्रव अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है। तो ये सब बात याद रखना है। अब दाब जैसे हम लोग पढ़ रहे थे तो दाब का यहाँ SI मात्रक पास्कल है, जैसे देख सकते हो। दाब का एक और मात्रक हम लोग देते हैं एटमॉस्फेयर, जिसको ATM से दिखाते हैं, और यहां पर देख सकते हो 1 ATM बराबर 1.01 गुना 10 का पावर 5 पास्कल होता है। तो ये सारे क्वेश्चंस हम लोग याद कर सकते हैं। वायुमंडल में वायु का दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब 1 एटमॉस्फेयर होता है और इसे सामान्य दाब कहा जाता है। तो ये सारे जो इंफॉर्मेशन बोल रहा है वो सब एक एक लाइन यहाँ हर एक ऑब्जेक्टिव बनता है। तो तुम्हें ये हर एक लाइन क्या करना होगा, अच्छे से याद करना होगा। तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया था वैसे ही यहाँ दिया गया है कि गैस से द्रव और द्रव से ठोस में ये परिवर्तित होता है।
अब आ गया हमारा नेक्स्ट टॉपिक और ये है वाष्पीकरण। वाष्पीकरण से भाई हम सब परिचित हैं। सिंपल सा यदि बात करें, यदि हम लोग घर में कपड़े सुखाते हैं तो कैसे सुखाते हैं? आग पर सुखाते हैं। आग पर कपड़े सुखाते हो क्या? नहीं, आग पर बिल्कुल कपड़े नहीं सुखाते। हम कपड़े को साफ करते हैं पानी के द्वारा और उसको झाड़ते हैं और उसके बाद उसको टांग देते हैं। तो भाई कैसे वो फिर सूख जाता है? तो यही से आंसर है वाष्पीकरण के कारण। वाष्पीकरण के कारण उसका जो पानी है वह वाष्प बन के उड़ जाता है, वहां से हट जाता है। तो यही प्रोसेस क्या हो गया? वाष्पीकरण होगा। समझ में आ रहा है? इसी प्रकार से तुम देखोगे जो तालाब है वहां पर देखोगे धीरे धीरे पानी क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। तो वहां भी कौन सा प्रोसेस हो रहा है? वाष्पीकरण प्रोसेस हो रहा है। वाष्पीकरण के कारण तालाब का जो ऊपरी सतह है वहां से जो जल के कण हैं वो क्या होते हैं? एक दूसरे से धीरे धीरे अलग होते जाते हैं और वे वाष्प का रूप ले लेके उड़ते चले जाते हैं। तो चलो बहुत सारी चीजें हम लोगों को पढ़नी है। चलो देखते हैं यहां पर क्या क्या बताया गया है। अब तक की चर्चा में हमने देखा कि ऊष्मा देने पर जल अपने क्वथनांक पर उबलने लगता है तथा यह द्रव से गैसीय अवस्था में बदलता है। अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि जब एक क्वथनांक आएगा तब द्रव उबलना शुरू होगा। एक खास बॉइलिंग पॉइंट पर द्रव उबलना शुरू होगा और उसके बाद वाष्प में बदलना शुरू होगा। ये तो हम लोगों ने देखा है। लेकिन वाष्पीकरण में, अच्छा, ये जो चीज हम लोग देखे इसमें हम लोग ऊष्मा देते हैं, ठीक है, हीट देते हैं, किसी चीज से गर्म करते हैं। लेकिन वाष्पीकरण में ये सारा प्रक्रिया नहीं करना है। वाष्पीकरण में स्वतः ही होगा तुमको, और जो वाष्पीकरण होगा वह उसके लिए बॉइलिंग पॉइंट लाने की जरूरत नहीं है, वह उसी टेम्परेचर पर वह वाष्पीकरण होगा। परंतु दैनिक जीवन में आपने अपने आसपास अनेक घटनाओं में देखा होगा कि बिना ऊष्मा या दाब बदले अर्थात क्वथनांक पर पहुंचे बिना द्रव वाष्प में परिवर्तित हो जाता है। जैसे मैंने उदाहरण अभी तुम्हें बताया था, किसी द्रव को जब वायु में खुला रख दिया जाता है तो वह धीरे धीरे सामान्य तापमान पर ही गैसीय अवस्था में परिवर्तित होकर वायुमंडल में विलीन हो जाता है। जैसे मैंने तुम्हें बताया कि यदि अब हम एक थाली लेंगे, उसमें पानी रख देंगे और उसको कुछ दिनों तक छोड़ देंगे, तब देखोगे पानी धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पानी के ऊपरी सतह से वाष्पीकरण हो रहा है, वह पानी वाष्प में बदल रहा है और जिस कारण से वह पानी धीरे धीरे कम होते चला जाएगा। तो उदाहरण तो मैंने तुम्हें बता भी दिया। चलो, तो अब आते हैं वाष्पीकरण का परिभाषा क्या है। तो अभी जो हम लोगों ने बातें की तो हमें एक खास पॉइंट यहां लिखना होगा कि क्वथनांक से कम तापमान पर, यह बात ध्यान देना है। क्वथनांक से कम तापमान पर मतलब तुम्हें ऊष्मा वहां देने की जरूरत नहीं है। तो ये पॉइंट तुम्हें लिखना पड़ेगा, तब वाष्पीकरण का परिभाषा सही बनेगा। तो क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव के वाष्प में परिवर्तित होने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। यानी जो द्रव है वह किस में बदल जाएगा? वाष्प में बदल जाएगा, लेकिन क्वथनांक से कम तापमान पर। अब एक बात और हम लोगों को खास याद रखना है जो कि क्वेश्चन के रूप में भी पूछ सकता है, वाष्पीकरण कैसी प्रक्रिया है? तो हम लोग बोलेंगे वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। यानी कि वाष्पीकरण जो होता है वह ऊपर के सतह से, यहां से होता है वाष्पीकरण। ये देखो, ये है इसका सतह, यहीं से वाष्पीकरण की प्रक्रिया होगी। नीचे के सतह में वाष्पीकरण की प्रक्रिया नहीं होती है। क्यों ऐसा होता है? देखो, यहां जो ऊपर के पानी के कण हैं वो, या फिर जो द्रव के कण हैं वो क्या होते हैं? इस वायुमंडल के संपर्क में रहते हैं और ये हल्का सा भी यदि इनको उस तरीके से हीट मिलता है, ऊष्मा मिलता है, मतलब ये हल्का फुल्का भी यहाँ से गर्म होते हैं, तो ये जो कण होते हैं ये एक दूसरे से मुक्त होने लगते हैं और मुक्त होने लगते हैं और ये फिर वाष्प के रूप में बदल जाते हैं और ये इस तरीके से वाष्प के रूप में बदल के ये कण फिर वायुमंडल में चले जाते हैं। लेकिन बॉइलिंग अलग प्रक्रिया है। यानी कि बॉइलिंग में हम लोग क्या करते हैं? नीचे से इसको हीट देते हैं, ऊष्मा देते हैं। तो यहां पर नीचे से ऊष्मा जब देते हैं तब इसके सारे कण नीचे से ऊष्मा को ग्रहण करते, बहुत ज्यादा ऊष्मा को ग्रहण करते हैं और फिर वो बॉयल होना शुरू होते हैं और फिर ये कण एक दूसरे से स्वतंत्र होते रहते हैं और वाष्प बनते हैं।
तो जो बॉइलिंग है वो अलग प्रोसेस है और वाष्पीकरण क्या है, अलग प्रोसेस है। तो तुमसे क्वेश्चन पूछेगा वाष्पीकरण कैसा प्रोसेस है, तो आंसर है सतही प्रोसेस है। ये सतह पर होता है, पूरे में नहीं होता है। फिर क्वेश्चन पूछेगा क्या वाष्पीकरण नीचे भी देखा जाएगा, तो आंसर है नहीं, नीचे वाष्पीकरण नहीं होगा, सिर्फ सतह पर ही वाष्पीकरण होता है। अब आते हैं हम लोग वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण को निम्नलिखित कारक प्रभावित करते, मैं ऐसे पढ़ के बता देता हूं, बहुत डिटेल तो तुम खुद ही लिख सकते हो। जैसे सतह का क्षेत्रफल, सीधा सा क्वेश्चन आएगा कि सतह का क्षेत्रफल बढ़ाने पर वाष्पीकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर है वाष्पीकरण बढ़ जाता है, तुम सब भी जानते हो। जैसे मान लो एक ग्लास में हम लोग पानी रख देंगे और इसी ग्लास के पानी को एक थाली में रख देंगे, बड़े थाली में। अब तुम बता दो किसमें ज्यादा सतह है, तो आंसर है ये देखो, यहां पर इतना ही बड़ा सतह है और ये इतना बड़ा सतह है। और हम लोग क्या जानते हैं कि वाष्पीकरण एक सतही प्रक्रिया है। इसका मतलब इसका ज्यादा जो सतह है वो वायुमंडल के संपर्क में है और इसका बहुत कम सतह जो है वायुमंडल के संपर्क में है। तो तुम ही बता दो वाष्पीकरण किस में ज्यादा होगा, तो सीधा सा आंसर है इसमें ज्यादा वाष्पीकरण होगा और इसमें क्या होगा, कम वाष्पीकरण होगा। इसका मतलब यदि सतह का क्षेत्रफल हम लोग बढ़ा दें तो वाष्पीकरण क्या होगा, ज्यादा होगा। अब इसको और उदाहरण से समझ सकते हो, जैसे तुम्हारे घर में साड़ी, जानते हो साड़ी जब हम लोग धोते हैं, हम लोग तो नहीं धोते, माँ धोती हैं, तो साड़ी जब माँ धोती हैं तो क्या करती है, ऐसे ऐसे लपेट के एक जगह रख देती हैं या उसको पूरा फैला करके रख देती हैं, जल्दी से बता दो। तो आंसर है उसको एक जगह लपेट के नहीं रखा जाता है। क्यों? क्योंकि यदि लपेट करके साड़ी को रख देंगे तो उसका सतही क्षेत्रफल कम हो जाएगा, वाष्पीकरण कम होगा। लेकिन जब उसको फैला करके रखेंगे तो उसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इस कारण से उसमें ज्यादा वाष्पीकरण होगा और वो जल्दी सूख जाएगा। यही सब तो बात है। दूसरा है तापमान। तो तापमान तो सीधा बात है, जैसे जैसे तापमान बढ़ेगा वाष्पीकरण का दर बढ़ेगा, तापमान घटेगा वाष्पीकरण का दर घटेगा, सीधा सा बात है। वायुमंडल की आर्द्रता, तो अब आर्द्रता क्या है, तो हमारा ये जो वायुमंडल है, तुम्हें लगता है कि यहाँ सिर्फ हवा है, ऐसी बात नहीं है। हमारे वायुमंडल में H2O भी है, यानी जल है लेकिन यह वाष्प के रूप में है। अब तुम इसको देखना चाहते हो कि यह है या नहीं है, तो देख सकते हो। जैसे एक बोतल लो, बोतल में या तो बर्फ भर दो, या मतलब बर्फ जमा दो, या तो ठंडा पानी रख दो और उसको यहां बोतल को रख दो कुछ देर। तुम देखोगे कि बोतल के चारों ओर पानी जमना शुरू हो जाता है। अब तुम आश्चर्य करोगे कि बोतल की चारों ओर पानी कैसे जम रहा है। कई बच्चे बोलेंगे उसमें छेद है तो छेद से पानी निकल गया, ऐसी बात नहीं है। देखो बोतल एकदम ठंडा रहेगा तो वायुमंडल में ये जो तुम्हारे पानी के कण हैं, यानी जलवाष्प के रूप में हैं, वे कण क्या होते हैं, यहां के ठंडा को पा करके संघनित हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? संघनित हो जाएंगे। और संघनित होगा तो क्या होगा, जल्दी बता दो। जब जलवाष्प संघनित होगा तो क्या बनाएगा? जल की बूंद बनाएगा। और वही जल की बूंद हमें इसके चारों ओर फिर देखने को मिलती है। तुम करके खुद भी देख लेना। यानी कि इससे प्रूफ होता है कि हमारा वायुमंडल में जलवाष्प के कण है। ये लगता है कि अरे यहाँ कुछ नहीं, केवल हवा है, ऐसी बात नहीं है। यहाँ जलवाष्प के कण है, यहाँ पानी है, सब तरफ पानी है। ठीक है, तो ये जो पानी है, ये जो जलवाष्प है, उसी को हम लोग यहां आर्द्रता के नाम से जानते हैं। यानी वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प की मात्रा को हम लोग आर्द्रता कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्द्रता कहते हैं। वही यहां पर बताया गया है। अब ये तो मैं भूल ही गया। और अच्छा, अब देखो आर्द्रता बढ़ेगा तो भाई वाष्पीकरण घटेगा। जैसे बारिश में आर्द्रता ज्यादा होता है तो बारिश में कपड़े सुखाना मुश्किल होता है, और गर्मियों के दिनों में आर्द्रता कम होता है तो जल्दी कपड़े सूख जाते हैं। अब देखो लास्ट है वायु की गति।
तो तुमने देखा होगा कि कभी कभी कपड़ों को सुखाने के लिए, गीले कपड़ों को सुखाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैन का यूज करते हैं। तो फैन से क्या होता है, हवा चलता है और हवा की गति से वाष्पीकरण का दर क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी तेज हवा चलेगा तो वाष्पीकरण का दर को क्या कर देगा, बढ़ा देगा, यानी जल्दी जल्दी वाष्पीकरण होगा। तो ये चार चीज है, ये वीवीआई बनता है तुम्हारा। ये चारों किसको प्रभावित करता है, वाष्पीकरण के दर को प्रभावित करता है। तो ये सारा बात यहां पर मैंने तुम्हें बताया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं जो वाष्पीकरण है वह एक खास चीज को लाता है, उसे हम लोग बोलते हैं शीतलता। जब भी वाष्पीकरण होगा कहीं तो उससे शीतलता आती है। देखो यहां, जब किसी द्रव में वाष्पीकरण होता है तो उस दौरान उसमें ऊर्जा की कमी हो जाती है और उस ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए वह अपने आसपास से ऊर्जा को अवशोषित करता है। इस तरह आसपास से ऊर्जा की अवशोषित होने के कारण शीतलता आती है। इसलिए हम कहते हैं कि वाष्पीकरण के बाद शीतलता आती है। देखो, जब भी वाष्पीकरण होता है वहां पर ठंडक महसूस होता है। जैसे यहां पर उदाहरण से समझोगे कि जो नेल पॉलिश रिमूवर होता है, इसको एसीटोन कहते हैं। एसीटोन को हम लोग अपने हथेली पर रखते हैं। तो जैसे ही हथेली पर रखते हैं तो एसीटोन क्या होता है, वाष्पीकृत होना शुरू हो जाता है और वाष्प बन के उड़ना शुरू होता है और हमारे हथेली पर ठंडक महसूस होती है। तो यही प्रश्न है कि भाई हमारे हथेली पर ठंडक कैसे महसूस हो रहा है। तो बात है, जब एसीटोन को हम लोग हथेली पर रखते हैं तो एसीटोन के जो कण हैं वे क्या करते हैं, वाष्पीकृत होते हैं और साथ ही साथ हमारे हथेली के अगल बगल के ऊर्जा को अवशोषित करते हैं, ऊष्मा को अवशोषित करते हैं। तो जैसे ही हमारे हथेली के अगल बगल के ऊष्मा को अवशोषित करते हैं तो वहां पर हमें ठंडक महसूस होता है। तो यही यहां पर देखो क्वेश्चन भी बनता है कि एसीटोन को हथेली पर रखने पर ठंडक महसूस क्यों होता। अब इस तरीके के क्वेश्चन 3 से 5 मार्क्स में तुमसे पूछे जाएंगे। तो जब एसीटोन या नाखून की पॉलिश हटाने वाला द्रव, ये भी क्वेश्चन बनता है, को अपने हथेली पर गिरा लेते हैं तो इसके कण अपनी हथेली से उष्मीय ऊर्जा को लेकर वाष्पीकृत हो जाते हैं। हथेली से उष्मा निकलने के फलस्वरूप हथेली पर ठंडक महसूस होता है। यानी कि वहां से उष्मा क्या होता है, अवशोषित होता है। तो उससे क्या हो रहा है, वहां पर हमें ठंडक महसूस हो रहा है। आगे देखो, गर्मी के दिनों में छत को खुला स्थान पर जल क्यों छिड़कते हैं, तो वहां भी वही आंसर है। तेज धूप वाले गर्म दिनों के बाद लोग अपनी छत पर खुले स्थान पर जल छिड़कते हैं क्योंकि जल के वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा गर्म सतह को शीतल बना देती है। यानी कि वहां पर जब जल छिड़कते हैं तो जल से वाष्प बनने में जो ऊष्मा चाहिए वह ऊष्मा वहां छत से क्या होता है, अवशोषित होता है। यहां हथेली में भी वही बात है। जब हथेली में एसीटोन रखते हैं तो द्रव से वाष्प बनने के लिए वाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा के बराबर ही हमारी ऊष्मा हमारे हथेली से क्या होता है, अवशोषित हो जाता है। इस कारण हथेली ठंडा हो जाता है। इस कारण हमारा जो फर्श है वो ठंडा हो जाता है। गर्मी के दिनों में बता रहा, गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए। अब गर्मियों में सूती कपड़े पहनने का क्या मतलब हो गया, सीधा सा बात है कि जब सूती कपड़े पहनते हैं तो उससे वाष्पीकरण आसानी से होता है। गर्मियों के दिनों में हमें बहुत पसीना होता है और जब पसीना होता है, पसीना द्रव है, तो द्रव जब वाष्प बन करके बाहर उड़ेगा, द्रव जब वाष्प बन करके बाहर उड़ेगा तो हमें ठंडक महसूस होगा। और द्रव वाष्प बन के कब बाहर उड़ेगा, जब हम सूती कपड़ा पहनेंगे। अब मान लो प्लास्टिक ओढ़ के तुम बैठ गए हो तो जो द्रव है अंदर का वो वाष्प बन पाएगा, नहीं बन पाएगा। वाष्प बन के बाहर उड़ पाएगा, नहीं। और जब द्रव वाष्प बन करके बाहर नहीं उड़ेगा तो तुम्हें शीतलता आएगी, नहीं आएगी। यही कारण है कि गर्मियों में हम कैसे कपड़े पहनते हैं, हम सूती कपड़े पहनते हैं ताकि सूती कपड़े से ये जलवाष्प बाहर निकल सके आसानी से। और जब ये बाहर निकलेगा तो हमें ठंडक महसूस होगी, क्योंकि वहां भी द्रव से एक गैस बन रहा है, द्रव से गैस बन रहा है, जिसके कारण वाष्पीकरण में जितनी ऊष्मा चाहिए वो हमारा शरीर से अवशोषित हो रहा है।
तो हमारे शरीर से वाष्पीकरण की गुप्त उष्मा के बराबर शरीर से अवशोषण हो रहा है, तो हमें ठंडक लगेगा। समझ में आ रहा है? तो ये यहां पर बताया गया। इसी प्रकार से तुम्हारा ठंडे जल से भरे बोतल, ये वाला मैंने बता दिया, यहां देखना। इसी प्रकार से ये भी क्वेश्चन आता है कि जो घड़ा होता है वह, उसमें गर्मी के दिनों में पानी ठंडा क्यों होता है, तो उसका भी सेम टू सेम आंसर है। घड़े में छोटे छोटे छिद्र होते हैं और उस छिद्रों से लगातार वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण मतलब जो पानी है वह वाष्प बन के उड़ता है। अब पानी वाष्प बन के उड़ता है तो कहीं ना कहीं से क्या करेगा, ऊष्मा का अवशोषण करेगा। अब ऊष्मा का अवशोषण करेगा तो कहां से अवशोषण करेगा, घड़े के पानी से करेगा। इस कारण से वहां वाष्पीकरण हो रहा है और वाष्पीकरण के गुप्त ऊष्मा के बराबर ऊष्मा अवशोषित हो रहा है, जिस कारण से वहां शीतलता आएगी, ठंडक आएगी और हमें घड़े का पानी ठंडा लगेगा। तो सब में वही आंसर यहां पर हम लोग लिख सकते हैं। अब हमारा जो पुराना एनसीईआरटी है वहां पर 5 पदार्थ की अवस्था बताया है, ठोस, द्रव, गैस, प्लाज्मा, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। तो यहां पर हम लोग को क्या करना है, थोड़ा सा प्लाज्मा के बारे में पढ़ लेना है। तो प्लाज्मा के बारे में जो जो एनसीईआरटी में पॉइंट्स है वही मैंने यहाँ लिख रखा है, तो तुम एनसीईआरटी बुक से भी इसको पढ़ सकते हो यदि तुम्हारे पास एनसीईआरटी बुक है तो इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। ये सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें हर एक लाइन से क्वेश्चन तुम्हारा बन जाएगा कि किस अवस्था में जो कण होते हैं अत्यधिक ऊर्जा वाले और अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। तो प्लाज्मा में ये कण आयनीकृत गैस के रूप में होते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब और नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होता है। ये भी क्वेश्चन आ गया कि फ्लोरोसेंट जो ट्यूब है या फिर बल्ब है, अभी तो एलईडी ट्यूब है हमारे पास, एलईडी की बात नहीं कर रहा, फ्लोरोसेंट ट्यूब जो पुराना ट्यूब चलता था उसकी बात कर रहा है उसमें। और नियॉन बल्ब में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। अभी तो एलईडी बल्ब चल रहा है, ठीक है। नियॉन बल्ब के अंदर नियॉन गैस और फ्लोरोसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम या कोई अन्य गैस होती है। ये सब पॉइंट बन रहा है, हर एक पॉइंट से यहाँ क्वेश्चन बनता है। विद्युत ऊर्जा प्रवाहित होने पर यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। आवेशित होने से ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा तैयार होता है। तो यही यहां पर बताया जा रहा है, इसके हर एक पॉइंट को दिमाग में रख लो, ठीक है। गैस के स्वभाव के अनुसार इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग हो सकता है। प्लाज्मा के कारण ही सूर्य और तारों में भी चमक होती है। यह क्वेश्चन बन सकता है कि सूर्य और तारों में चमक क्यों हो सकती है, तो यहां देख सकते हो एनसीईआरटी में लिखा है उच्च तापमान के कारण ही तारों में प्लाज्मा बनता है। तो ये सब प्लाज्मा के बारे में लिखा है। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट के बारे में देखो, सन 1920 में भारतीय वैज्ञानिक सत्येंद्र नाथ बोस ने पदार्थों की 5वीं अवस्था के लिए कुछ गणना की थी और उनकी गणना के आधार पर आइंस्टीन ने पदार्थ के 5वीं अवस्था की भविष्यवाणी की, जिसे बोस आइंस्टीन कंडेंसेट कहा जाता है, बीईसी कहा जाता है इसे। सन 2001 में अमेरिका के एरिक कॉर्नेल, वोल्फगैंग कैटरेल और कार्ल इल्वेमेन ने को बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की अवस्था प्राप्त करने के लिए भौतिकी का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। तो ये 3 नाम याद कर सकते हो। इसके बाद देख सकते हो सामान्य वायु के घनत्व के 1,00,000वें भाग जितने कम घनत्व वाली गैस को, ठीक है, कम घनत्व वाली गैस को बहुत ही कम तापमान पर ठंडा करने से बीईसी तैयार होता है। तो ये सारे पॉइंट्स जो हैं इसे तुम पढ़ सकते हो, ये एक्स्ट्रा में दिए गए हैं, तो ये एनसीईआरटी से डायरेक्ट तुम पढ़ सकते हो। तो इस तरीके से ये वीडियो हमारा समाप्त होता है और जल्द ही ऐसे ही पूरा सीरीज आ रहा है। तुम वीडियो लिंक भी खरीद सकते हो, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा वीडियो का, उसको तुम ले सकते हो और पढ़ सकते हो। यदि तुम्हें सारा वीडियो एक ही साथ चाहिए तो लिंक को ले सकते हो। तो मैं मिल रहा हूं तुमसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।